Silent. So we are going to start the first class of English Aptitude ECAT MDCAT 2022 and सबसे पहली बात तो ये क्लास किसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसके लिए लेस इंपॉर्टेंट है। तो आप जानते हैं जैसे कि ECAT और MDCAT का इंग्लिश का जो है ना, इसकी मार्किंग वो डिफरेंट होती है। ECAT के अंदर मतलब जो NED का टेस्ट है, NED के टेस्ट की अगर हम बात करें तो NED के अंदर हमारे पास 25 MCQs होते हैं इंग्लिश के, ठीक है, 25 MCQs होते हैं इंग्लिश के। और MDCAT के अंदर कितने MCQs होते हैं? इस वक्त कितने 200 MCQs के लिहाज से कितने 18 MCQs हैं, ठीक है। तो पहली बात तो देखा जाए तो कि MDCAT के अंदर MCQs कम होते हैं इंग्लिश के बनिस्बत NED के अंदर। NED में 25 होते हैं। अच्छा, इसमें 200 में से 18 होते हैं तो और वेटेज कम है इसका, और इसमें 100 में से 25 होते हैं तो वो उसका 11% है, तो ये इसका 25% है। पहली चीज़ तो ये है कि MDCAT का इंग्लिश का सिलेबस मतलब कि ये कि बहुत ज़्यादा कम होता है और इसका वेटेज को इतना मैटर नहीं करता। अगर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के अंदर अगर आपकी कमांड है ना तो आपके MBBS में हो जाता है एडमिशन। इंग्लिश का कोई मसला कभी नहीं होता, ठीक है। मतलब इंग्लिश अगर 100 भी है ना, दैट्स ओके MDCAT के लिए। बट NED के अंदर ये बहुत बड़ा मसला क्रिएट करता है, क्योंकि 100 में से 25 नंबर तो इंग्लिश के ही हैं। तो एक ये मसला तो ये वाला तो रहता है, परसिस्ट करता है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो मार्क्स का, ठीक है। तो बाकी डिफ़िकल्टी लेवल के लिहाज से बात की जाए तो NED के इंग्लिश के MCQs मोर डिफ़िकल्ट होते हैं MDCAT के लिहाज से। MDCAT की इंग्लिश जो है वो आसान होती है, काफ़ी आसान होती है। अगर आपने PMC के पेड प्रैक्टिस टेस्ट अगर आपने देखे हैं कभी, या मैंने जो सॉल्व करा है उसका एक भी लेक्चर देखा है, तो आपको उससे अंदाज़ा होगा कि इट इज़ सो ईजी। मतलब विदाउट एनी प्रिपरेशन भी आप उसको कर सकते हैं ईजिली। मतलब अगर एक इंग्लिश के बेसिक स्किल्स ठीक है, मतलब थोड़ी हाउ नो है अगर आपको ग्रामर के हवाले से। बट NED की जो इंग्लिश है वो उसके मुकाबले में कई टफ़ होती है, 2 टाइम्स या 4 टाइम्स टफ़ होती है। तो इसके लिए ना जो इंग्लिश के पोर्शंस उन बच्चों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो NED में टेस्ट देने वाले हैं, क्योंकि उनका ये सबसे ज़्यादा नंबर NED में इंग्लिश के ही घटते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ NED में आसान होता है, इंग्लिश सबसे मुश्किल होता है, ठीक है। और ये अगर आप पास पेपर कभी आप उठाएंगे ना NED के तो आपको दिख जाएगा, इंग्लिश के अलावा सब हो रहा होगा आपसे। अगर आप तो अब इसमें 25 मार्क्स किस तरह से होते हैं बच्चों, 5-5। तो MDCAT के लिहाज से नहीं, मैं पहले NED के लिहाज से बता दे रहा हूँ कि किस तरह से 5-5 क्वेश्चंस के लिहाज से ना बच्चों 5 पोर्शंस बने होते हैं। इस तरह से अगर हम 5 लेक्चर्स कर लेंगे ना, 5 लेक्चर्स 5 क्लास हमें मिल जाएंगे, तो ये हमारे पास को ओवरऑल जो है उसका 25 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। तो आज पास पहली क्लास ले रहा हूँ, 4 क्लास और बच जाएगी, और 4 संडे जो होगी, ठीक है, जो 22 अगस्त से पहले तक कंप्लीट हो चुका होगा हमारा। सेकंड उसकी बात कर रहा हूँ मैं, फर्स्ट पे शायद ना होगा, ठीक है। सेकंड जो आपका अटैम्प्ट है उस तक आपका इंग्लिश कंप्लीट हो चुका होगा। और MDCAT का तो वैसे भी 7 सितंबर है, तो वो तो वैसे ही कंप्लीट हो चुका होगा। और चूँकि सिंपल सी बात है ना, जिस तरह हम केमिस्ट्री में करते हैं ना, केमिस्ट्री जब मैं पढ़ा रहा होता तो मैं क्या कहता हूँ कि MDCAT की केमिस्ट्री ज़्यादा मुश्किल है NED की केमिस्ट्री से। और उसमें NED वाले पढ़ते हैं, वो कह रहे हैं यार कोई बात नहीं, मुश्किल पढ़ लें तो क्या, अब आसान तो हो ही जाएगा ना। बिल्कुल वैसे ही अगर मैं NED की इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ ना अगर, तो MDCAT वालों को तो हो ही जाएगा उसकी वजह से। बट वो ज़्यादा पढ़ लेंगे, एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे, जितनी नीड ही नहीं होगी, ठीक है। बट तो उसके अलावा कुछ चारा भी नहीं है। तो हम बजाय इसके कि आसान चीज़ को देखते हुए चलें, मुश्किल चीज़ को देखते हुए चलेंगे, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली आसान की तैयारी तो हो ही जाएगी। इंग्लिश के पोर्शन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, बाकी की बात नहीं कर रहा मैं। बाकी हम सब जानते हैं MDCAT का लेवल बहुत ऊपर होता है NED के लेवल से। अगर हम टेस्ट की बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की बात करें तो 5-5 करके होते हैं। अब इसमें किस किस तरह से होता है, इसके 5 क्वेश्चन इसके होते हैं कॉम्प्रीहेंशन के, पैसेज जो सॉल्विंग होती है ना, सेकेंडरी में भी किया होगा आपने। 5 कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चन होते हैं। 5 क्वेश्चन इसके अंदर होते हैं वोकैबलरी के। वोकैबलरी के अंदर आपका सिनोनियम आ जाएगा, एंटोनियम आ जाएगा। इसके 5 क्वेश्चन होते हैं। 5 क्वेश्चन होते हैं उसमें 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन के, जो आज मैं आपको पढ़ा दूंगा, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। 5 क्वेश्चन इसके अंदर स्पॉटिंग एरर के, इसका एक अलग लेक्चर होगा। स्पॉटिंग एरर को स्पॉट करना होता है, ABCD इस तरह से अंडरलाइन किया हुआ होता है, ठीक है। तो ये आपके टोटल इस तरह से 20 क्वेश्चंस यहाँ पर हो गए, कॉम्प्रीहेंशन, वोकैबलरी, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पॉटिंग एरर। और एक 5वां और आखिरी आपका 5 सवाल इसका आता है सेंटेंस कंप्लीशन से। सेंटेंस कंप्लीट करना पड़ता है। इस तरह से ये 25 नंबर आपके बन जाते हैं NED के। तो इसमें टोटल याद रखें, ये टोटल फंक्शनल इंग्लिश है NED की। फंक्शनल इंग्लिश में मुराद ये है कि इसके अंदर कोई भी जेंडा के क्वेश्चंस या मिस्टर ओकेंटअप कौन थी, उसको किसने मारा, ओकेंटअप किसने लिखा, जेंडा को राइटर का नाम क्या है, लूसी ग्रे कौन थी, है ना। तो ये सब चीज़ें नहीं, विलियम शेक्सपियर किस एरा के शायर थे, ये सब लिटरेचर में तो आता है आपके टेक्स्ट में, लेकिन ये सब हमारे एप्टीट्यूड में इसमें से कोई, ठीक है। एप्टीट्यूड के अंदर देयर इज़ नो क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम दीज टॉपिक्स ना,
तो आज मैं आपको ये 5 सवाल जो आएंगे ना वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के, उसके बारे में बताता हूँ। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है ना वोकैबुलरी से लिंक करता है। इसमें किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, बात समझ में आगे नहीं आता क्या बता रहा हूँ, ठीक है। ये एनईडी का कोर्स बता रहा था, एमडी कैट का भी लगभग इससे आसान ही होता है, ये थोड़ा मुश्किल कोर्स है, ठीक है। तो बाकी नेक्स्ट क्लास में एमडी कैट का भी मैं आपको लिखा दूंगा क्या सिलेबस है। फिलहाल अभी चूँकि एमडी कैट का तो मसला है कि पीएमसी के अंदर लिखा हुआ है सिलेबस के अंदर, पीएमसी सिलेबस लॉन्च करती है, उसके अंदर लिखा हुआ होता है इंग्लिश में ये आएगा, बट एनईडी का कोई सिलेबस लॉन्च नहीं होता है। कभी इंटरनेट में देखा एनईडी का ये इंग्लिश का सिलेबस है, तो वो हम खुद अपने जहन से बनाते हैं कि ये क्वेश्चन आस्क किए जाते हैं ऑनलाइन के अंदर, ठीक है। तो ये है, तो इस वजह से एनईडी का सिलेबस मैंने यहाँ पर लिख दिया था। पीएमसी का तो सबके पास होगा मोबाइल के अंदर पड़ा हुआ सिलेबस, ठीक है, इंग्लिश का फिजिक्स का सबके ही पड़ा होगा। बाकी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, मैं आपको एक क्वेश्चन इसका दिखाता हूँ। 100 क्वेश्चन से जो आज यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे उसके 100, अब जितने हो सकें, ज़रूरी नहीं कि 100 करें, 50 75 भी कर लें तो कोई मसला नहीं है, ठीक है, क्योंकि 50 MCQ 75 MCQ भी बहुत होते हैं, लेकिन उनमें से 5 ही आएंगे, पूरे 100 के 100 नहीं आएंगे पेपर में, 5 ही आएंगे, वो कोई भी 5 आ सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन होते हैं कि जैसे कि एक सेंटेंस लिखा होता है, इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर पेरेंट्स टू शील्ड देयर चिल्ड्रन फ्रॉम एवरी डेंजर, और एक हम यहाँ पर पहला आसान हो जाए शुरू में ज़रा समझे, और किसी एक लाइन पे जो अंडरलाइन क्या होता है, नाउ यू नीड टू, सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि इसकी जगह एक नया वर्ड सब्स्टिट्यूट करना है जो नियर टू मीनिंग ऑफ दिस वर्ड हो, ठीक है। अब 4 वर्ड लिखे हैं, प्रोटेक्ट, कंजर्व, रिलीव और फ्री। तो यहाँ पर हमें इससे करेक्ट आंसर निकालना है, तो क्या होगा, तो प्रोटेक्ट होगा। प्रोटेक्ट कर लिया, आपके 1 नंबर आ गया। इसको हम कहते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सबसे आसान होता है एनईडी के अंदर। मुश्किल है, थोड़ी सी वोकैबुलरी आपकी आती है ना, डिक्शनरी से हाउ नो है, यकीनन होगी, सिंपल सी बात है। ऑल ऑफ यू बिलोंग टू एन इंग्लिश मीडियम स्कूल, वहीं से आए होंगे, तो कोई बहुत ज़्यादा मसला नहीं इस वाले सवाल के अंदर स्पेशली, क्योंकि ग्रामर इन्वॉल्व ही नहीं है इसके अंदर। ग्रामर इन्वॉल्व होता है स्पॉटिंग एरर के अंदर, यहाँ तो ग्रामर नहीं है, जस्ट आपकी नॉलेज है कि आपकी वोकैब पावर, आपकी वर्ड पावर कितनी बिल्डअप हुई हुई है, ठीक है। बस प्रैक्टिस करा रहा हो, तभी 100 MCQs करा रहा हो, 100 को डिस्कस नहीं करेंगे हम यहाँ पर, वरना तो 6-7 घंटे हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, दैट स्टूडेंट इज डिस्कॉर्शियस, ही ग्रम्बल्स नो मैटर हाउ वन ट्राइज टू प्लीज हिम। तो डिस्कॉर्शियस मतलब होता है बेअदब, तो ग्रम्बल्स नो मैटर हाउ वन ट्राइज टू प्लीज हिम। तो ग्रम्बल्स के क्या मतलब होता है, नॉट स्कोर्स, ओके। ग्रम्बल्स के मतलब होता है कंप्लेन्स। ग्रम्बल्स बड़बड़ाना मतलब कंप्लेन करना, शिकवा शिकायत करना, दैट इज कॉल्ड ग्रम्बल्स। वो शिकवा शिकायत करता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी उसे खुश करने की कोशिश करे, वो बहुत डिस्कॉर्शियस है, बहुत बेअदब है, हमेशा शिकवा और शिकायत करता है, ठीक है, ठीक है। तो ग्रम्बल्स की सिनोनियम क्या है, ग्रम्बल्स का सेम मीनिंग, दैट इज कॉल्ड कंप्लेन्स, मीन्स के बड़बड़ाना, शिकवा शिकायत करना, दैट इज। थर्ड क्वेश्चन है, द मैन वॉक ब्रिस्कली टू कीप वार्म ऑन द वेरी कोल्ड नाइट। यस, दैट्स क्विकली। ये हमारे सेकेंड ईयर इंग्लिश में था, वो ओकेंटअप के अंदर, द मैन वॉक इन ब्रिस्कली, जब वो वेटिंग रूम में आता है ओकेंटअप के, वो लाइक, तो ब्रिस्कली मतलब होता है तेज़ी से, फास्टली, फास्ट मतलब तेज़ी से, क्विकली भी हो सकता है, फास्ट भी हो सकता है। यहाँ ए ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा, दैट्स क्विकली। तो आप सिनोनियम्स लिखते रहें सब्स्टिट्यूशन के लिहाज से कि ब्रिस्कली मीन्स क्विकली, ठीक है। थोड़े मुश्किल वर्ड्स भी आते हैं, जिसके पता है तो नो इशू एट ऑल, बट जिसके नहीं पता है उसको आप लिख लेंगे, ठीक है। ब्रिस्कली मतलब क्विकली। फोर्थ, देयर वॉज नो ट्रेस ऑफ पॉइजन इन द कॉफ़ी, द केमिस्ट एनालाइज्ड। ट्रेस के क्या मतलब होता है, इंडिकेशन मतलब निशानी, कि कोई निशानी नहीं थी पॉइजन की, पॉइजन थोड़ा भी मौजूद नहीं कॉफ़ी के अंदर, जो केमिस्ट ने एनालाइज किया। तो ट्रेस अमाउंट कहा जाता है ना केमिस्ट्री में, इतना अमाउंट के बस वो आइडेंटिफाई कर सको आप उसको, क्या बस आप देख सको कि हाँ भाई ये केमिकल मौजूद है। तो ट्रेस का मतलब होता है थोड़ा सा, मतलब कि इंडिकेशन, जो निशानदेही करे। तो ट्रेस ऑफ पॉइजन, तो जहर का कोई नामो निशान नहीं था जब कॉफ़ी को एनालाइज किया गया, तो इंडिकेशन। क्लियर है। अब बस नंबर वाइज 100 में आपको कराऊंगा सिनोनियम्स, तो आप 100 इस तरह से लिख लेंगे अपने कॉपी में, ठीक है। लेकिन ये सब्स्टिट्यूशन कर ऐसा भी आ सकता है कि ट्रेस लिखा होगा और लिखा होगा राइट द सिनोनियम ऑफ दिस वर्ड, या फिर इस तरह से भी हो सकता है कि कंप्लीट एक सेंटेंस है और सेंटेंस के अंदर एक अंडरलाइन है, उसके सब्स्टिट्यूट करना है, बात एक ही है, किसी भी तरह से आ सकता है। क्वेश्चन 5, द लिटिल बॉय हैड अ लॉन्ग डे, ही वॉज फीलिंग ड्राउजी। व्हाट इज ड्राउजी?
No, not exhausted. Sleepy. Drowsy means sleepy. If someone is drowsy, it means that he is or she is sleepy. तो बच्चे ने, लड़के ने या छोटे लड़के ने एक बड़ा लंबा दिन गुजारा और वो बहुत नींद महसूस कर रहा था. If someone is drowsy, then it is means sleepy. जैसे डे द डैम ब्रोक के अंदर एक लाइन थी कि द लेफ्टिनेंट कॉलोनियल ऑफ द इन्फेंट्री वॉज ड्राउजिंग इन अ बेड व्हेन द चाइल्ड स्पोक आउट द डैम हैड ब्रोकन. ठीक है, तो वहाँ जो लेफ्टिनेंट कॉलोनियल था वो सो रहा था. फिर वो उसके बाद बाहर निकला चिल्लाते चिल्लाते कि भाई डैम टूट गया, डैम टूट गया. सेकेंड ईयर जेम्स सर्वर पढ़ा होगा ना आपने, लेक्चर्स तो डाले थे सेकेंड ईयर के भी मैंने सारे पढ़ा ही होगा. तो ड्राउजी, तो मैं एक वर्ड आपको बता दूंगा कि हमारे लिटरेचर में कहाँ कहाँ से वो वर्ड लिया गया. सिंस आई हैव बीन इल माई एपेटाइट हैड डिमिनिश्ड. यस, एपेटाइट बड़ा आसान वर्ड है. दैट इज कॉल्ड डिज़ायर फॉर फूड. एपेटाइट मीन्स डिज़ायर फॉर फूड. तो कहते हैं ना एक रेस्टोरेंट के अंदर एपेटाइज़र, एपेटाइज़र इस टाइप ऑफ मेन्यू में होता है. एपेटाइज़र वो स्टार्ट में उसको पिज़्ज़ा वगैरह खाते हैं ना, तो सैलेड्स वगैरह होते हैं वो स्टार्ट में लेते हैं. वो आपकी भूख चमकाने के लिए होता है ताकि आपको भूख ज़्यादा लगे. एपेटाइज़र इसलिए होता है, एपेटाइट को आपके जगाने के लिए होता है ना. नॉर्मली 5 स्टार नॉर्मल किसी भी अच्छे रेस्टोरेंट में जाओगे तो वहाँ एपेटाइज़र मील्स होते हैं. तो एपेटाइट के मील्स होते हैं हमारे पास लाइक द डिज़ायर फॉर फूड, खाने की चाहत, खाने की तलब. ठीक है, कुछ बच्चों की इंग्लिश क्वाइट मतलब रिमार्केबल होगी तो वो इजीली बता सकेंगे, सारे बता देंगे 100 के 100. The night was so foggy that the murderer was easily able to escape his... Not moist, it is misty. Foggy मतलब होता है धुंधला. फॉग हो, धुंध जब छाया हो ना, that is called foggy. तो जब कोई फॉगी होता है तो हम कहते हैं कि वेदर बड़ा मिस्टी है. मॉइस्ट का मतलब होता है गीला. जब बारिश होती है ना, देन द वेदर इज़ मॉइस्ट, वेट हो जाता है वेदर. लेकिन जब बारिश नहीं हो रही, सिर्फ धुंध है, तो वो मिस्टी है. मिस्ट फैला होता है हर तरफ, धुंध. ठीक है, तो कुछ कंफ्यूजिंग होते हैं कुछ क्वेश्चंस ना, तो आप उसमें देख सकते हैं. मिस्टी और मॉइस्ट में आप कर परेशान हो गए. यू डोंट नीड टू, मतलब कि आप ना इसमें नीड टू बी कन्फ्यूज्ड. सही है, तो फॉगी का लिख देंगे मिस्टी. मॉइस्ट उस तरह जब वेट आएगा ना तो फिर उसका मॉइस्ट लिखेंगे. वेट का सुरनिया मॉइस्ट होता है. ठीक है. द हॉर्स फाइनली केम टू अ हाल्ट ऑन द वेरी रिम ऑफ द क्लिफ. व्हाट इज रिम? यस, रिम के मतलब होते हैं एज. एज मतलब होता है किनारा, सम लाइक किसी भी चीज़ का किनारा, दैट इज कॉल्ड एज. जो नॉर्मली जो है ना व्हील जो होती है ना, बाइक की जो व्हील होती है, बाइक की व्हील इस तरह से जो होती है ना, तो ये वाला पोर्शन जो होता है ना, दैट इज कॉल्ड रिम. रिम पर जो है वो टायर लगा होता है. उसको रिम क्यों कहते हैं? जो कि वो बिल्कुल बाइक वो बिल्कुल व्हील के किनारे पर होता है. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड रिम, जहाँ से व्हील को बाहर उसको टायर को बाहर निकालते हैं. तो रिम मतलब किसी भी चीज़ का एज, किसी भी चीज़ का किनारा. ठीक है. ब्रिंक भी कहा जाता है, मतलब रिंग भी होता है. ब्रिंक का मतलब ये होता है, मतलब ब्रिंक का मतलब ये होता है लाइक किनारा किसी चीज़ का. ठीक है, समझ में आ गया? जो वर्ड्स नहीं पता थे ना, उस वर्ड को अपने माइंड में आप बिठा ले और एक इजाफा कर ले वोकैबुलरी में. हर हस्बैंड इज़ वेरी कम्पिटेंट, ही विल रिपेयर द रूफ हिमसेल्फ. व्हाट इज कम्पिटेंट? Yes, this girl is right. A, capable. If someone is competent, it means he is capable of doing something. काबिल होना, that is simple. Competent. I am competent enough for this job. मतलब मैं काबिल हूँ कि मुझे जॉब मिले. तो अगर कोई शख्स competent है, मतलब कंपटीशन में पूरा उतर सकता है, तो वो capable है. ठीक है, तो competent means capable. Thrifty का मतलब होता है मक्कार, चालाक, इस तरह से हम कहते हैं. Industrious मतलब होता है मेहनती, careful मतलब मोहतात. मतलब इससे में ये सारी मीनिंग्स में नहीं आ रहा है. तो कम्पिटेंट में कैपेबल. थोड़ा सा दिमाग लगाएं, क्योंकि आप ये गलत करेंगे तो वो एक नंबर आप कटा रहे हो बिला वजह में. मतलब सोचो कि एनईडी में आया हो तो और आप लगा के बैठ जाते कुछ और, तो आपके तो नंबर गए थे ना. तो इतना फास्ट आप फैसला नहीं कर सकते हैं कि व्हाट द आंसर इज़. पहले आराम से सोचें, उसके बाद बताएं. तो जल्दी कोई बात नहीं है. मतलब एनईडी में 1 मिनट से ज़्यादा का टाइम मिलता है आपको पर क्वेश्चन, क्योंकि 120 मिनट में 100 सवाल करने होते हैं. तो 1 मिनट नहीं सही तो 30 सेकंड तो सोच ही सकते हैं, कोई मसला थोड़ी ना. मिस्टर हैंडरसन वॉज डिटरमाइंड टू रिमेन. अच्छा, न्यूट्रल पे यहाँ पर ना अंडरलाइन आएगा, शायद मैं भूल गया. ओके, नाउ टेल मी व्हाट इज. यस, व्हाट इज न्यूट्रल? इट्स लाइक पाकिस्तान आर्मी इज न्यूट्रल nowadays during the time of PTI and PDM clash. Yes, we should remain neutral. Imran Khan says only animal stays neutral. Sorry for that. ब्लैक वीगो. बताओ ना क्या है, बताओ जल्दी बताओ. अनकमिटेड ना भाई, अनकमिटेड. जो
जो किसी तरफ से कमिट ना होना, इस साइड से ना उस साइड से, इम्पार्शियल भी कह सकते हैं, न्यूट्रल, इम्पार्शियल, अनबायस्ड, अनकमिटेड, सबका मतलब सेम होता है, ठीक है। जो इसका झुकाव किसी तरफ ना हो, जो न्यूट्रल हो, लाइक न्यूट्रॉन, नॉट पॉजिटिव नॉट नेगेटिव, सिंपल, आसान वर्ड है ये तो। द अपैरल showed him to be a successful man. What is apparel? Bro, I think आपको नहीं पता, that's clothing. Apparel means clothing. Apparel स्टोर होता है ना, तो clothing स्टोर को कहा जाता है। Apparel means clothing, कपड़े। जैसे कि एबर्ट ऑफ कैंटरबरी में शिफर्ड ने एबर्ट से कहा था कि इफ़ यू लैंड मी योर अपैरल, नो वन शैल नो इन द फेयर लंडन टाउन। अगर आप मुझे अपना अपैरल दे दें, अपना लिबास दे दें एबर्ट वाला, तो फिर मुझे बादशाह जॉन नहीं पहचान सकेगा। तो वहाँ पर अपैरल का वर्ड आया था। तो अपैरल मतलब होता है लिबास, पोशाक जो इंसान पहनता है, क्लोथिंग, ड्रेस, वट एवर, ठीक है। तो आसान वर्ड है वैसे, आई थिंक इसमें गलती नहीं होनी चाहिए थी अपैरल की। इग्नोरिंग समथिंग विल नॉट मेक इट गो अवे। व्हाट इज इग्नोरिंग? सही, पेइंग नो अटेंशन टू, मतलब कोई तवज्जो ना देना किसी की तरफ, तो नज़रअंदाज करना, दैट्स इग्नोरिंग, ठीक है, सी ऑप्शन। सो इग्नोरिंग मीन्स पेइंग नो अटेंशन टू अवॉइड, टू नेग्लेक्ट, तो कुछ अलग अलग भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये इग्नोरिंग की सिनोनियम आप लिख लें। द हॉलीडे क्राउड लिटर्ड द पार्क। व्हाट इज लिटर्ड? जो से ए कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, डर्टीड। लिटर जो है ना, लिटर का मतलब होता है कचरा। लिटर बॉटल्स होता है ना, यू ऑल द लिटर्स शुड बी डिपॉजिटेड इन द डस्टबिन। लिटर्स आइटम कौन से होते हैं? जो बोतलें वगैरह फेंकी हुई हैं, उनको लिटर्स कहा जाता है। तो लिटर्ड मतलब उन्होंने डर्टी कर दिया था, गंदा कर दिया था पार्क को, तो लिटर्ड मीन्स दैट्स डर्टीड, ठीक है। LITTE या लिटर मतलब होता है कचरा, ठीक है, या गार्बेज, सब टाइप ऑफ थिंग। 14th वर्ड है, 14वां वर्ड है। द साइंटिस्ट एग्जामाइन द फॉसिल्स क्लोजली टू डिटरमाइन देयर एज। एग्जामिन्स, एग्जामिन मतलब इंस्पेक्टेड, यस, एग्जामिन इंस्पेक्टेड मतलब छानबीन की, उसका मुआयना किया, एग्जामाइन किया, इन्वेस्टिगेट किया, इंस्पेक्ट किया, एक ही बात है। तो एग्जामाइंड या एग्जामिन्ड, ठीक है, तो आसान है ये, दैट्स इजी। ये तो वर्ड्स कॉमन वर्ड्स हैं जो आप डेली लाइफ में बोलते हैं। एफ्लुएंट नेशंस have an obligation to help them neighbors. What is affluent? Yes, wealthy तो है ये, अब मैं बता रहा हूँ। उसमें देखिए, इसमें रूट लग रहा है ना हमारे पास, देखो affluent जो है ना, इसको अगर हम स्पेलिंग देखें AFFLUENT, तो इसका रूट जो आ रहा है ना, वो फ्लू का रूट इसके अंदर आ रहा है। फ्लू जो है ना, फ्लू का मतलब होता है फ्लो, फ्लो मतलब होता है बहना। अब इस रूट से, इस फ्लू के रूट से ना हम बहुत सारे वर्ड निकाल सकते हैं। सिर्फ फ्लू का मतलब ही होता है द रनिंग नोज, ठीक है, द नोज इज रनिंग दैन इट इज़ कॉल्ड अ फ्लू और इन्फ्लुएंजा। इस तरह से इफ़ द लाइन्स मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज आर फ्लोइंग दैन इट इज़ कॉल्ड फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स इन फिजिक्स, ठीक है। लाइक इफ़ द वर्ड्स फ्लो फ्रॉम योर माउथ इवन इन इंग्लिश और उर्दू और एनी अदर लैंग्वेज, दैन इट मीन्स यू आर फ्लुएंट और यू हैव फ्लुएंसी। तो यहाँ पर भी फ्लो का रूट आया। और एक ये तो अफ्लुएंट है, एफ्लुएंट, एफ्लुएंट का मतलब क्या होता है? दैट इज़ कॉल्ड द फ्लो ऑफ वेल्थ, दौलत की फरावानी, दौलत का बहना, दैट्स वाई अफ्लुएंट मीन्स होता है वेल्दी। और एक होता है ई से एफ्लुएंट, एफ्लुएंट मतलब होता है द फ्लो ऑफ डर्टी वाटर फ्रॉम एन इंडस्ट्री। किसी कंपनी से जो गंदा पानी बह रहा होता है ना, उसको एफ्लुएंट कहते हैं, कि एफ्लुएंट मीन्स द डर्टी वाटर फ्रॉम अ फैक्ट्री। तो जो FLU फ्लू का जो रूट है ना, रूट से भी हम पहचान सकते हैं। तो वैसे मैं भी रूट का लेक्चर आपको नहीं दे रहा, चूँकि क्रैश बैचेस में नहीं देता रूट का लेक्चर, वो मैंने अपलोड किया हुआ है, प्रीफिक्स, सफिक्स, रूट्स, तो वो मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, आप उसमें घर पे देख लेना। तो वो रूट्स पे किस तरह से पहचानते हैं, वो बहुत बेसिक लेक्चर है उसके लिए। यहाँ तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर्स पे आ रहे हैं जो पेपर में आएंगे, ठीक है। तो फ्लू का रूट है वहाँ, और मैंने ऐसे बहुत सारे रूट बताए आपको कि रूट्स किस तरह से लिखे जाते हैं, या फ्लू से कैसे पहचान जाएंगे कि मतलब इन सब के मतलब कहीं ना कहीं फ्लो होगा, फ्लो ऑफ समथिंग, ठीक है। तो अफ्लुएंट मीन्स होता है वेल्दी, तो डी ऑप्शन जिसने बताया दैट्स करेक्ट। तो दैट्स 15th MCQ। 16th वन, few people like someone who meddles in the affairs of others. What is meddles? Yes, interferes. Yes, meddle का मतलब होता है इंटरफेयर करना, ऑब्स्टेकल कर क्रिएट करना, हर्डल क्रिएट करना, रुकावट डालना, ठीक है, दैट्स कॉल्ड मेडल। जो है ना, वी शुड नॉट मेडल ऑन अदर्स अफेयर्स कहते हैं ना,
तो मेडल मीन्स होता है कि MEDDL मेडल का मतलब होता है इंटरफेयर करना किसी की चीज़ों में, किसी की बातों में, किसी के मामलात के अंदर, दैट इज़ मेडल। ठीक है, तो ये सी ऑप्शन करेक्ट है। मेडल की सिनोनियम लिख लेंगे, दैट इज़ इंटरफेयर। ठीक है, द टू कंपनीज आर गोइंग टू मर्ज बाय द फर्स्ट ऑफ दिस ईयर। यस, मर्ज का मतलब तो आप जानते हैं, मर्ज हो जाना, दो चीज़ों का एक बन जाना, तो बिकम वन। ठीक है, ये सारे NED के पास पेपर से मैंने निकाले हुए, इतना मुश्किल भी नहीं आता जिस तरह से समझा जाता है। हाँ, जिसकी इंग्लिश स्किल्स वीक है ना, जिसकी वोकेबलरी वीक है, उसको लाजमी याद करना पड़ेगा सारा, वरना मेजोरिटी को तो आता ही है कि सर ये तो पहले से ही हमें पता है। द ओल्ड वेमेन इज़ टू फीबल टू क्रॉस द स्ट्रीट विदाउट हर नेफ्यूज हेल्प। बी एस वीक। इफ समवन इज़ फीबल दैन इट मीन्स ही और शी इज़ वीक। ठीक है, कमज़ोर होना, फीबल होना, तो फीबल मतलब कमज़ोर, इन इंग्लिश वी कैन से इट वीक। ठीक है, क्लियर है? तो देखो आप देखो 18 सवालों को 100 मतलब हो ही जाएंगे, वैसा मसला नहीं। देर इज नो अल्टरनेटिव, द प्रेसिडेंट मस्ट अप्रूव द बिल इफ कांग्रेस पासेस इट। यस, अल्टरनेटिव मीन्स मुतबादिल, सब्सटीट्यूट। ठीक है, दैट इज अदर चॉइस, तो कोई दूसरी चॉइस नहीं है। ठीक है, और प्रेसिडेंट को लाजमी बिल को पास करना है, अगर कांग्रेस उसको पास करे तो अप्रूव करना है। ठीक है, तो दैट इज अल्टरनेटिव मीन्स अल्टरनेट से निकला है, बदला, अदर चॉइस, कोई और चॉइस होना। It is futile to argue with him once he has made up his mind. Useless. Yes, that's futile. Futile means what? Useless. मतलब बेकार, बेसूद. That's futile. जैसे इसका एक मशहूर कोटेशंस हम लिख रहे होते हैं कि एक्शन विदाउट नॉलेज इज फैटल, नॉलेज विदाउट एक्शन इज़ फ्यूटाइल। ये कोटेशन आपने कभी सुना होगा कि एक्शन विदाउट नॉलेज इज़ फैटल एंड नॉलेज विदाउट एक्शन इज़ फ्यूटाइल। मतलब अगर इल्म के बिना अगर आप कोई काम करेंगे तो वो मुज़र साबित होगा, वो फैटल होगा, वो मोहलिक होगा। और अगर नॉलेज आपके पास है लेकिन एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो फिर वो फ्यूटाइल है, वो बेकार है। तो दोनों चीज़ें, मतलब दोनों चीज़ों का साथ होना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये फ्यूटाइल मीन्स होता है बेज़रर हो, मतलब बेकार होना, बेसूद होना, जिसका कोई काम ना हो। ठीक है, दैट्स फ्यूटाइल, यूजलेस। तो बड़ा अच्छा वर्ड है इंग्लिश का ये, उसको याद रखिए। फ्यूटाइल मीन्स लाइक यूजलेस। फैटल एक अलग वर्ड है, फैटल जो होता है उसका मतलब मोहलिक, डेडली, समथिंग। क्लियर है? दैट्स 21। इट इज़ नॉट ईजी टू रिमेन ट्रैंक्विल व्हेन इवेंट्स सडनली चेंज योर लाइफ। व्हाट इज ट्रैंक्विल? ट्रैंक्विल तुक्का मार दिया है। सीरीन भी हो सकता है, इसको हम कंफर्टेड भी लिख सकते हैं, इसको हम कंटेंटेड भी लिख सकते हैं, मतलब मुतमईन होना, सकून में होना। ठीक है, कंफर्ट होना, सीरीन, काम, तो काम भी लिख सकते हैं, काम होना। ये सब सिनोनिम्स हैं ट्रैंक्विल के। सकून होना, तो ट्रैंक्विलिटी या ट्रैंक्विल पिल्स होती हैं सकून प्रोवाइड करने वाली, जैसे नींद आ जाती है ना, स्लीपिंग पिल्स इनको हम कहते हैं, इसको हम ट्रैंक्विल पिल्स भी कहते हैं, क्योंकि वो आपको सकून देती हैं, वो आपको नींद देती हैं। तो सकून, आराम, दैट इज़ कॉल्ड ट्रैंक्विल। तो सेरीन भी इसी को कहते हैं, सेरीन। क्लियर है? तो ट्रैंक्विल का वर्ड देख ले, ज़्यादातर बच्चों ने गलत बताया ये। ठीक है, तो उसको सेरीन होता है ट्रैंक्विल का। बाकी सब भी लिख सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि सिर्फ सेरीन आए, ये सब भी आ सकते हैं लिखे, तो उसका मतलब भी ट्रैंक्विल ही है। क्योंकि सिनोनियम एक नहीं, बहुत सारे होते हैं एक वर्ड के, मल्टीपल होते हैं। ये बड़ा आसान है। वन सिम्टम ऑफ द डिजीज इज अ हाई फीवर। गलत लगा दिए, साइन, नॉट सिंबल, दैट इज साइन, निशानी। तो सिम्टम मतलब होता है कि वो साइंस है किसी एक डिजीज़ के। सिंबल तो मतलब एक कोई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है किसी चीज़ की, दैट इज कॉल्ड अ सिंबल। लाइक द सिंबल ऑफ सोडियम इज Na, इट इज़ नॉट द साइन। साइन मतलब होता है निशानी। ठीक है, सिंबल अलग चीज़ होती है। तो ये गलत नहीं मतलब ये सिली मिस्टेक्स नहीं कर सकते आप पेपर में, आप थोड़ा सोचें इस पर। अब डायरेक्ट बताएंगे तो फिर आप कोई घोड़, मतलब कोई रेस में थोड़ी ना दौड़ रहे घोड़े की कि बस सबसे आगे रहना। सही बता रहे हैं, सबसे आगे नहीं रहना। ठीक है, तो दैट्स वेरी इजी। सिम्टम का बहुत आसान है। ही वॉज ग्रेटली वैक्स्ड बाय द न्यू एंड अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट्स। वैक्स्ड, annoyed. Vexed means annoyed,
या बिकम एंग्री या बिकम हाइपर, वेक्स्ड। तो वेक्स्ड का मतलब होता है गुस्से में आ जाना, तंग आ जाना किसी चीज़ से, जिच हो जाना, दैट इज कॉल्ड वेक्स्ड। तो कॉमेंट्री पैटमोर की एक पोम थी द ट्वाइस फर्स्ट ईयर के अंदर, उसमें एक लाइन थी, नॉट वैक्सिंग दी इन डेथ, मतलब गॉड के लिए वो कह रहे थे कि हम मरने के बाद हम तुझे और परेशान नहीं करेंगे और तुझे गुस्सा नहीं दिलाएंगे। तो वैक्सिंग, VEXING, वैक्सिंग। तो वैक्स का मतलब होता है अनॉयड, ठीक है, VEX से अगर स्पेलिंग आ रही है उसकी। तो वैक्स्ड मतलब कि अनॉय होना, डिस्टर्ब होना, परेशान होना, ठीक है। तो अनॉयड के बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं, डिस्टर्ब भी हो सकते हैं उसके, मतलब डिस्टर्ब भी हो सकते हैं। इसका एक वर्ड परप्लेक्स भी हो सकता है, इसका एक वर्ड इरिटेटेड भी हो सकता है। तो बहुत सारे इसके हम सिनोनिम्स लिख सकते हैं, तो और भी आप निकाल सकते हैं। मतलब मीनिंग यही आएगी कि गुस्से में आ जाना, तंग आ जाना, परेशान हो जाना, दैट्स वेक्स्ड, ठीक है। तो दिस इज 24th MCQs ऑफ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसमें से एक भी गलत नहीं करना होगा आपका, एनईडी में आसान होते हैं ये। His face was flushed because he had run all the way from the dormitory. यस, जब किसी का फेस फ्लश होता है तो वो गुलाबी या लाल, पिंक और रेड कह सकते हैं, वो हो जाते हैं, ठीक है, दैट इज रेड। जब फेस फ्लश हो रहा है तो उसका मतलब कि वो लाल हो रहा है, ठीक है। समटाइम्स इट इज़ ड्यू टू द टायर्डनेस, समटाइम्स इट इज़ ड्यू टू द मोडेस्टी, और इट इज़ ड्यू टू द शेम टाइप ऑफ थिंग। तो फ्लश होना तो सिंपल सी बात है, वो दोनों हर तरह के, थकन की वजह से भी हो जाते हैं बहुत से, ठीक है, ओके। फ्लश, ठीक है, दैट इज फ्लश मीन्स बिकम रेड। द इनिशियल स्टेप इज ऑफन, ये तो बड़ा आसान है, इनिशियल स्टेप मतलब फर्स्ट स्टेप इज ऑफन द मोस्ट डिफिकल्ट। द मदर सूथ्ड द डिसअपॉइंटेड चाइल्ड। या सूथ्ड का मतलब होता है कि सुकून देना, किसी को सुकून देना, इत्मीनान देना। तो दैट इज वाई बी ऑप्शन शायद बच्चे कह रहे हैं कंफर्टेड। कंफर्टेड मीन्स सूथ्ड। इस तरह और भी वर्ड इसके लिख देते हो, कंसोल्ड। तो कंसोल्ड का मतलब ये होता है कंसोलेशन देना, किसी को तसल्ली देना, किसी को सुकून देना, ठीक है। टू मेक समवन रेस्ट इन रेस्टिंग पोजिशन, कंफर्टेड, सुकून देना, इत्मीनान देना, आराम देना, ठीक है। और आगे 27, आर्गॉन एन इनर्ट गैस कंस्टिट्यूट्स नियरली 1% ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये तो बड़ा आसान है, केमिस्ट्री वाले तो बता ही देंगे। व्हाट इज इनर्ट? इनर्ट गैसेस। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग, केमिस्ट्री में डब्बा ही है, इनएक्टिव। इनर्ट गैस क्यों है आर्गॉन? आर्गॉन, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, सिनॉन, रेडॉन। यार केमिस्ट्री में तुम लोग ऐसा करोगे, इनएक्टिव है ना वो, तभी तो इनर्ट गैसेस, नॉन रिएक्टिव गैसेस कहते हैं उनको। 8 ग्रुप के नोबल गैसेस जो होते हैं इनर्ट है। जब कोई चीज़ केमिस्ट्री में इनर्ट है उसका मतलब वो रिएक्शन नहीं कर रही है, नॉन रिएक्टिव है। लेज़ी भी हो सकता है इनर्ट का मतलब, लेज़ी। अगर किसी इंसान के लिए लगाओगे तो उसका मतलब होगा लेज़ी या इनएक्टिव। इफ़ समवन इज इनर्ट देन इट मीन्स ही और शी इज सो मच लेज़ी। तो इनर्ट का मतलब होता है, तो केमिस्ट्री में इनर्ट का मतलब होता है जो रिएक्शन ही ना करे, लेज़ी है तभी रिएक्शन नहीं कर रही। दैट्स आर्गॉन जैसे ऑक्टेट कंप्लीट है, तो केमिस्ट्री शुरू हो जाएगी, आगे बढ़ते। आर्गॉन आ गया ना तो 29, द पुलिस कन्फिस्केटेड द स्टोलन गुड्स। हाँ, कॉन्फिस्केट डी ऑप्शन है ना, सीज्ड, कब्जे में ले लेना। कन्फिस्केटेड, तो कन्फिस्केट जब किसी चीज़ को किया जाता है तो कब्जे में ले लिया जाता है, अपने अंडर में कर लिया जाता है। तो पुलिस नॉर्मली चोरी शुदा चीज़ों को कब्जे में ले लेती है, उसके बाद बात लेती है आपस में। ठीक है, सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत डाउन है आप लोगों का, बहुत डाउन है। मैंने बोला पुलिस अपने कब्जे में ले लेती है, बाद में बांट लेती है आपस में। चलो अभी भी डाउन है, छोड़ दो, तुम लोग दूसरी पढ़ाओ बंदा। हिज विनिंग द अवार्ड वॉज द हाइएस्ट अटेनमेंट ऑफ हिज करियर। अटेनमेंट मीन्स किसी चीज़ को अटेन करना, हासिल करना, दैट्स अचीवमेंट। सी, तो अटेनमेंट मीन्स होता है अचीवमेंट, किसी चीज़ को हासिल कर लेना। ठीक है भाई। ऑब्सक्यूट का मतलब होता है किसी चीज़ का ग्रहण लग जाना, एक्लिप्स हो जाना, तो हिडन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो उसकी पेंटिंग एबिलिटी, उसके बाकी अकम्प्लिशमेंट की वजह से ऑब्सक्यूर हो गई, मतलब हिडन हो गई, छुप गई। एक्लिप्स भी कह सकते हैं, ग्रहण लग जाना, तो एक ही बात है, दैट इज़ एक्लिप्स भी इसका ही सिनोनिम हो जाएगा।
एक्लिप्स्ड मीन्स ग्रहण लग जाना किसी चीज़ को, किसी चीज़ का हाइड हो जाना, ठीक है जी। नेक्स्ट है ही वॉज एबल टू मेंड द कप एंड सॉसर। दैट्स मेंड मीन्स रिपेयर, ठीक है, रिपेयर करना किसी चीज़ को, लाइक मरम्मत करना किसी चीज़ की। फिक्स भी हो सकता है मेंड का मतलब ना, फिक्स करना मतलब रिपेयर करना। ओके, फिक्स, रिपेयर, मेंड, ऑल दिस थ्री आर सिनोनिम्स, ठीक है। तो मेंड का हो गया रिपेयर, मुरम्मत करना। 33 द गर्ल टुक अ लॉन्ग हाइक ऑन द फर्स्ट मॉर्निंग एट द कैंप। व्हाट इज हाइकिंग? हाइक करना मीन्स वॉक करना, सिंपल। बी ऑप्शन, इफ समवन इज हाइकिंग एंड इट मीन्स के ही और शी इज वॉकिंग, ठीक है, क्लियर। 34 It's ridiculous to become angry about such an insignificant matter. This girl is right, that's absurd. देखो sinful मतलब होता है, देखो it is ridiculous to become angry, तो ridiculous के मतलब होता है बेकार या फजूल, ठीक है। फजूल है कि किसी ऐसी चीज़ पर हम गुस्सा करें जिसकी कोई अहमियत ना हो, insignificant मैटर के ऊपर। तो sinful का मतलब होता है गुनाह होना या गुनाह। ट्रैजिक मतलब होता है सानेहा, अनपार्डनेबल जिस नाकाबिल माफ़ी। और एंड एब्सर्ड का मतलब होता है दैट इज़ रिडिकुलस, फजूल, ना अकल, जो अकल से बाहर कोई चीज़ है, दैट इज़ कॉल्ड एन एब्सर्ड। लाइक बर्ट्रैंड रसल कहते थे रिफ्लेक्शंस चैप्टर में, इट इज़ ट्राइफल एब्सर्ड टू स्पीक ऑफ एशिया एज अ यूनिटी, है ना, कि बिल्कुल एक फजूल बात है कि अगर बात करें कि एशिया की कौम के अंदर कल्चरल यूनिफॉर्मिटी या यूनिटी आएगी, बिकॉज मोहम्मडन और कल्चर और चाइनीज़ और हिंदू कल्चर, ये तीनों का अलग अलग होना ज़रूरी है। अगर आपने पढ़ा रिफ्लेक्शंस बाय ऑन द रीविकनिंग ईस्ट, मेरे लेक्चर से पढ़ा तो समझ में आ भी गया हो कुछ ना कुछ कि है क्या उसके अंदर। अगर देखा होगा सेकेंड ईयर में एमसीक्यूज़ के लिए देखा है ना बच्चों ने, तो उसमें मैंने वहाँ एब्सर्ड का वर्ड एक होता है, ठीक है। एब्सर्ड मतलब होता है फजूल होना, किसी चीज़ का बेकार होना। यूजलेस के मायने में भी आ सकते हैं, रिडिकुलस एक ही बात है, एब्सर्ड। ओके, तो दैट्स 34। 35 द फ्लावर्स विल वीदर इन अ फ्यू आवर। नॉट इफ समथिंग इज विदर्ड देन इट इज़ ड्राई अप, इट इज़ ड्राइड अप। वो चीज़ का मुरझा जाना, बहुत टाइम गुजरने के बाद कोई चीज़ मुरझा जाए तो दैट्स कॉल्ड विदर्ड। तो मुरझाना, फूलों का मुरझाना, दैट इज़ कॉल्ड विदर्ड। वर्ब है ये, ड्राई अप हो जाना, ठीक है। इस तरह के हाथ मुरझा जाते हैं, बूढ़े लोगों के हाथ होते हैं, उनको कहते हैं विदर्ड हैंड्स, मुरझाए हुए हाथ, जिनमें झुर्रियाँ लगी हों, बूढ़े हाथ, तो ड्राई अप। इस तरह फूल भी जब बहुत पुराने हो जाते हैं तो वो विदर्ड हो जाते हैं, ड्राई अप हो जाते हैं, ठीक है। तो विदर है ये। He was too old to keep up the pace for more than a few miles. Pace का मतलब क्या होता है? स्पीड होती है, रफ्तार, दैट इज पेस, ठीक है। पीस एक होता है, पीस मतलब तो अमन है, और पेस का मतलब होता है दैट इज रफ्तार। दोनों अलग अलग, पीस एंड पेस दोनों अलग वर्ड है। 37 द कैंडिडेट्स विक्ट्री एट द पोल्स वॉज ओवरवेलमिंग। अरे विक्ट्री को डिफीट है, एंटोनिम नहीं बनाना है, सब्स्टिट्यूट करना है। ट्रियम्फ, ट्रियम्फ, ट्रियम्फ भी तो होता है फतेह या जीत। विक्ट्री को ट्रियम्फ भी कहा जाता है, दैट्स जीत। ट्रियम्फ भी कह सकते हैं, विन भी कह सकते हैं, ठीक है, जीत होना। तो ट्रियम्फ और विक्ट्री दे बोथ आर सिनोनिम्स। तो डिफीट तो उसका वो हो गया हमारा, एंटोनियम थोड़ी ना पूछा आपसे इसमें, आपसे इसमें पूछा सिनोनियम। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट करना है, सेम मीनिंग वाले वर्ड्स लिखने हैं, अल्टरनेट मीनिंग्स मतलब अपोजिट मीनिंग्स नहीं लिखने हैं इसके अंदर, ठीक है। 38 बाय टेकिंग अ लार्जर सीम्स इट इज़ अ सिंपल मैटर टू अल्टर द पैटर्न टू फिट यू। अल्टर मीन्स अल्टरनेट का जो आया था, यस, चेंज। इफ समथिंग इज अल्टरिंग इट मीन्स इट इज़ चेंजिंग, तब्दील होना। अल्टर बड़ा आसान वर्ड है, अल्टर। बाइक को अल्टर करते हैं लोग, बोलते हैं बाइक अल्टर करा लिया। अल्टर मतलब कि फुल एकदम उसमें यस चेन स्पोकेट ये है वो कार्बोरेटर सब चेंज करा लिया उसने, तो बाइक अल्टर हो गए, फिर शपाटर बन गए। ठीक है, होता है हमारे अपने कराची लोगों की ज़बान में। तो अल्टर मीन्स, वो तो अल्टर बोलते हैं, दैट्स अल्टर। अल्टर मीन्स तब्दील होना, किसी भी चीज़ का चाहिए होना, दैट इज़ अल्टर। इट इज़ यूजलेस टू अटेम्प्ट टू फ्ली फ्रॉम एवरी डेंजर। अच्छा, फ्ली यहाँ पर होगा ना, ठीक है, फ्ली का बताना है। टू फ्ली फ्रॉम एवरी डेंजर सम रिस्क मस्ट बी टेकन। जस्ट प्रोटेक्ट नहीं, अरे रन अवे सही था। फ्ली, फ्ली भागना, फ्ली अवे भाग जाना।
तो फ्ली या फ्लेड सेकंड फॉर्म इसकी होती है, तो उसका मतलब भाग जाना, रन अवे। जैसे द एनिमीज फ्ली फ्रॉम द बैटल फील्ड, तो फ्ली मतलब भाग जाना, फरार हो जाना। स्केप, रन अवे भी हो सकता है, स्केप भी हो सकता है। स्केप भी फ्ली के मायनों में ही आता है, स्केप हो जाना, ठीक है, फरार हो जाना, राह फरार अख्तियार करना, दैट इज कॉल्ड फ्ली। नेक्स्ट, द पॉलिटिकल लीडर वॉज रीवर्ड बाय द पीपल ऑफ हिज कंट्री। रिवर्ट की क्या मतलब होता है? रिवर्ट तो इसका नाउन इसका हमारे पास होता है रिवरेंस। जैसे एप्लीकेशन स्टार्ट करते हुए लिखते हैं ना, विद ड्यू रिवरेंस, यस, ए लव। इफ समवन इज रिवर्ड इट मीन्स ही और शी इज लव्ड, ठीक है। विद ड्यू रिवरेंस होता है मोहब्बत के साथ। तो रिवर्ड मतलब मोहब्बत करते थे उससे लोग, पॉलिटिकल लीडर से। देखिए गलती अभी भी कर रहे हैं बच्चे, मतलब 50% लोग सही बना रहे हैं, 50% गलती कर रहे हैं अभी भी। तो ये 100% करेक्ट होना चाहिए, है ना, बिल्कुल ऐसा नहीं। तो कुछ बच्चे तो पहले भी सही कर लेंगे इसमें, तो जिनको नहीं, जो गलत लगा रहे हैं ना, वो लाजमी उसको लिख ले वर्ड को और घर जाके रिवाइज करें कि रिवर के मतलब हो गया लव्ड, पसंद करना, मोहब्बत करना, ठीक है, ओके। 41, द नॉइजी थ्रॉन्ग ऑफ द टीनेजर्स जैम्ड द हॉल। यस, थ्रॉन्ग के मतलब होते हैं दैट इज क्राउड, भीड़, रश, हुजूम, दैट इज क्राउड ऑफ पीपल, थ्रॉन्ग। तो जिसमें जेंडा के अंदर एक लाइन थी, स्ट्रेल्सो वॉज थ्रॉन्ड सो आई डिसाइडेड टू मेक माई माइंड टू स्टॉप एट जेंडा। कि स्ट्रेल्सो जो था वो थ्रॉन्ग था, उस भरा हुआ था, तो वहाँ तो मुझे जगह नहीं मिलती, इसलिए जेंडा में एक इन के अंदर उसने कायम किया था जब वो आया था रूरिटेनिया। पढ़ा मुझसे, जेंडा भी नहीं पढ़ा, जेंडा के लेक्चर्स नहीं देखे थे एक, तो उसमें तो मैंने पूरा डिटेल बताया था ना उसके अंदर। तो वो स्टेल्सो में जाने के बजाय वो जेंडा में रुक गया था, क्योंकि स्टेल्सो में थ्रॉन्ग था। वो थ्रॉन्ग मतलब उसमें रश था, बिकॉज कोरोनेशन सेरेमनी ऑफ रुडोल्फ द फिफ्थ वाज गोइंग ऑन। बट आपसे कहानी का कोई पार्ट नहीं पूछेंगे एनईडी के अंदर के रुडोल्फ रोडेंटाइल कौन था, ब्लैक माइकल कौन था, फ्लाविया कौन थी, ये सब नहीं पूछेंगे आपसे। ये इसी तरह के फंक्शनल इंग्लिश पूछे जाएंगे, ठीक है। दैट मैटर इज सो कॉन्फिडेंशियल दैट इट मस्ट नॉट बी डिस्कस्ड आउटसाइड दिस ऑफिस। If someone is confidential, then it is top secret. कभी कभार डॉक्यूमेंट्स के ऊपर कॉन्फिडेंशियल लिखा होता है, मतलब सीक्रेट है, उसको छुपा कर रखो, हर किसी के सामने लीक नहीं कर सकते। जैसे इमरान खान ने कहा था कि वो जो लेटर है वो कॉन्फिडेंशियल है। सब बोलते दिखाओ भाई, खत दिखाओ जो आया अमेरिका से, बोलते नहीं भी कॉन्फिडेंशियल है। तो उन्होंने दिखाया नहीं था किसी को, बोला मैं कोर्ट पे दिखाऊंगा, दिखा दिया था। तो पिछले कुछ महीनों से कहानी बड़ी चल रही थी, अब तो ख़त्म हो गई। The Department of Resources notified the town council that the water supply was contaminated. Yes, if something is contaminated, then it is polluted. मतलब polluted आलूदा हो जाना पानी का, contamination आ जाती है पानी में, तो पानी pollute हो जाता है, आलूदा हो जाता है। If something is contaminated, it means that that thing is polluted. Pollution आ गया उसके अंदर, आलूदगी आ गई उसके अंदर, contamination हो गई उसके अंदर, ठीक है। तो contaminated means polluted, yes sir. 44. The automobile's exhaust system gave off foul-smelling fumes. Yes, gave off का मतलब तो बाहर निकालना, emitted भी हो सकता है, released भी हो सकता है, इस तरह से liberated भी हो सकता है, ठीक है, एक ही बात है। emit हो जाना, release हो जाना, liberate हो जाना, खारिज हो जाना मीन्स, तो that is emitted। तो exhaust system जो ऑटोमोबाइल का था, उससे ख़राब किस्म की धुएँ या ख़राब किस्म की जो है वो बू स्मेल जो है वो आ रही थी, फ्यूम्स आ रहे थे, ठीक। तो एमिटेड सिंपल वर्ड है, गेव ऑफ। जैसे कहते हैं ना एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच हीट इज गिवन ऑफ। तो जिसमें हीट बाहर खारिज होती है, एमिट होती है, रिलीज होती है, दैट्स द एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है वो, थर्मोकेमिकल। द लास्ट वीक्स बिफोर क्रिसमस आर यूजुअली हेक्टिक। इफ समथिंग इज हेक्टिक देन इट इज दैट्स वेरी बिजी। बोलते ना बड़ा हेक्टिक स्केजुअल है आजकल। लाइक आई एम पासिंग नाउ डेज थ्रू अ वेरी हेक्टिक स्केजुअल। और सुबह 8 बजे से एप्टीट्यूड पढ़ा रहा हूँ तो रात के 10 तक एप्टीट्यूड पढ़ा ही रहा हूँ कहीं ना कहीं। तो बड़ा हेक्टिक शेड्यूल है, मतलब अब ये महीना पूरा ऐसे निकलेगा एटलीस्ट। तो हेक्टिक शेड्यूल होना मतलब किसी चीज़ का बहुत मसरूफ़ होना, ठीक है, दैट इज़ वेरी बिजी समथिंग। कैन दिस बी अ डुप्लीकेट ऑफ दिस डॉक्यूमेंट? डुप्लीकेट तो बड़ा आसान है। डुप्लीकेट मीन्स किसी चीज़ से कॉपी होना, डुप्लीकेट होना सिंपल है, तो बहुत आसान है। 46
47. Punctuality is imperative in our new job. Being on time. If someone is punctual, then he or she is always on time. तो punctuality is imperative in our new job. Imperative मतलब ज़रूरी है हमारी नई जॉब में. तो punctuality से मुराद के वक्त पर आना, वक्त पर जाना, ये बहुत ज़रूरी है. ठीक है, punctuality तो स्टूडेंट के लिए भी ज़रूरी होती है. ठीक है जी. ऑलराइट, सो 47 हो गया. 48. ही इज़, ये थोड़ा मुश्किल है. ही इज़ इनफेमस फॉर हिज डिसऑनेस्टी इन बिजनेस मैटर्स. देखो इनफेमस का क्या मतलब होता है? ये तो कह रहा सब गलत ही बताओगे, मुश्किल है. नोटोरियस. देखो इनफेमस का मतलब कभी भी याद रखो फेमस नहीं होता. इनफेमस का मतलब होता है कोई चीज़ जो फेमस ना हो, जो बदनाम हो. नो, तो वो चीज़ इनफेमस का मतलब ये नहीं है कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा मशहूर है. इनफेमस मतलब जो चीज़ बदनाम है. नॉन फेमस आप इसके तरह से कह सकते हैं. इनएक्टिव होता है ना, जैसे एक्टिव इनएक्टिव, वैसे फेमस इनफेमस. अगर कुछ चीज़ बदनाम है तो बदनाम होने को हम लोग एक और वर्ड कहते हैं नोटोरियस. इफ समवन इज़ नोटोरियस इट मीन्स कि ही और शी इज़ डिफेम्ड. तो नोटोरियस भी कह सकते हैं, डिफेम्ड भी कह सकते हैं. समवन इज़ डिफेम्ड तो दैट्स वाई इनफेमस. मतलब फेम खत्म हो जाना, डिफेम हो जाना. फॉर वंस एवरीथिंग इन हर लाइफ सेम टू बी इन इक्विलिब्रियम. ये तो जानते हैं फिजिक्स वाले सारे. दैट्स बैलेंस. इफ समवन इज इक्विलिब्रियम समथिंग देन इट इज बैलेंस्ड. तो साइंस के स्टूडेंट के लिए तो आसान वर्ड है बैलेंस, इक्विलिब्रियम. बहुत पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, फिजिक्स में भी पढ़ते हैं. The world leaders had a chat before beginning formal negotiations. What is chat? गलत बोल रहे हो. चैट कहाँ से सीखा? फ्रेंडली अनइम्पॉर्टेंट टॉक. चैट किसको बोलते हैं? अब आप कह रहे हो आई एम चैटिंग विद समवन, मतलब बिना वजह की बात ऐसी बात कर रहे हैं, है ना. मतलब हाउ आर यू, आई एम फाइन थैंक यू, व्हाट अबाउट यू, व्हाट यू आर डूइंग. दैट इज कॉल्ड एक फ्रेंडली अनइम्पॉर्टेंट टॉक. दोस्तों से चैट करते हैं ना भाई, तो व्हाट्सएप वगैरह तो चैट. तो चैट मतलब होता है एक ऐसी बात जो नॉर्मल हो. मतलब कोई ख़ास बात करें तो डिस्कशंस होंगे ना, फिर तो वो डिस्कस कर रहे हैं. मतलब अब जाहिर सी बात है, तुम्हारा क्या हाल है, ठीक है, नाश्ते में तुमने क्या खाया, तो ये डिस्कशन नहीं होती है इस पर होती है चैट. अनइम्पॉर्टेंट नहीं तो क्या तुम क्या करोगे? सजेस्ट करोगे क्या कुछ, ये नहीं खाना तो ये खाना. सिंपल सी बात है कि ये एक अनइम्पॉर्टेंट टॉक है. फ्रेंडली एक अनइम्पॉर्टेंट टॉक है, दैट्स चैट. तो जो वर्ल्ड लीडर्स थे वो उन्होंने पहले चैट किया, उसके बाद उन्होंने जो है ना वो फॉर्मल नेगोशिएशंस वगैरह की, सारी चीज़ें बाद में. ठीक है, तो 50% हमारा हो गया, आधा ख़त्म हो गया. ठीक है, तो ईजिली बाकी भी हो ही जाएगा. वैसे केमिस्ट्री में इतना जल्दी नहीं होता 50 MCQ. इंग्लिश में हो जाता है, क्योंकि या तो आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा, इसके बीच का कोई रास्ता नहीं है. वोकैबुलरी में इधर यू आर नोइंग और यू आर नॉट नोइंग. तरीका नहीं है कि हम इसको निकाल सकें फॉर्मूला लगाए कोई, या तो आएगा या तो नहीं आएगा. ठीक है, तो अक्कड़ बक्कड़ करने से बेहतर है थोड़ा सा बंदा दिमाग लगा ले. वेयर डिड शी एक्वायर ऑल हर वेल्थ? एक्वायर तो आसान है, गेन हासिल करना, गेन करना, एक्वायर. भारी चोरी है उसको. The jeweler reported that the diamonds were genuine. If someone thinks genuine, then it is that's real. Genuine means real or original, you can say. हाँ, yes. बोलते ना बहुत genuine है, genuine मोबाइल है, मतलब रियल है, ओरिजिनल है. मतलब कोरियन आईफोन नहीं है. जीनियन होता है अमेरिकन मेड है. वो सैमसंग होता है ना कोरियन, मतलब जीनियन है भाई, कोरियन नहीं है ये. कोरिया वाला सस्ता मिल जाता है ना, S10 S11 जो भी लेना है. तो जीनियन मीन्स दैट्स रियल, समथिंग इज रियल, हकीकी. डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब massive doses of penicillin. Yes, something is massive, then it is heavy. Heavy doses of penicillin. तुम लोग तो ठीक है, ओके. विथ निमोनिया, तो पेनिसिलिन शायद देते हैं निमोनिया के लिए, ठंड लगती है, वो बीमारी एक है. In spite of medical advances, that disease is usually fatal. That's fatal actually. Fatal means अभी बताया था fatal, deadly. अभी तो बताया था, पूरा लिखा था. Action without knowledge is fatal. तो fatal means that something is deadly, मुज़िर. ठीक है, हलाकत, मतलब जो आपको हलाकत में डाल दे, जो आपको जान से मार दे, that thing is fatal, deadly.
both a person's heredity and his environment help to shape his character. Environment, your surrounding, just girdunawa, fiza, mahol, simple. Surrounding, that's easy. Its natural intelligence and his experience enables him to cope with the problem. Cope means, yes, see, if you are coping with the problem, then you are dealing with the problem. That's cope. अच्छा, एक कोप होता है और एक COUP लिखा होता है, ये भी देख लें जरा इस वर्ड को, COUP. अगर ये COUP लिखा हो तो इसको हम को पढ़ेंगे, दैट इज़ नॉट कोप. पी साइलेंट करेंगे तो पी साइलेंट करेंगे तो दिस विल बी को. एंड व्हाट इज को? दैट इज द overtaking of government by military, that is called को. इसको कोप नहीं पढ़ते, दैट इज को. को का मतलब होता था ओवरटेकिंग ऑफ गवर्नमेंट बाय मिलिट्री. यस, मार्शल लॉ यू कैन से, कि अगर मिलिट्री जो है वो गवर्नमेंट पे काबिज हो जाए और मिलिट्री की हुकूमत आ जाए, दैट इज कॉल्ड को. उसको मार्शल लॉ भी आप कह सकते हैं, और मार्शल लॉ, ठीक है. तो को अलग चीज़ है और कोप अलग चीज़ है. इसको कोप पढ़ेंगे ही नहीं, इसको बस कोप पढ़ते हैं, दैट्स कोप, ठीक है. फ्रेंच वर्ड है, फ्रेंच रूट से है इंग्लिश में. 57. बिफोर बिगिनिंग क्लासेस ईच स्टूडेंट मस्ट फिल आउट मैनी फॉर्म्स. तो फिल आउट ये तो बड़ा आसान है, बताएं. एक मिनट, ये सारे गलती हैं. फिल आउट का मतलब ऐसा, ये सारे गलत है. आई थिंक ऑप्शन मैंने नहीं डाला इसके अंदर. फिल आउट का मतलब होता है कंप्लीट. आप लिख लो डायरेक्ट इसका आंसर, कंप्लीट होगा. फिल आउट करना मतलब कंप्लीट करना, ये सारे गलत हैं. दैट्स मिस्टेक हियर. ओके, द प्रोफेसर डिक्टेटेड द वर्ड्स टू हर क्लास. डिक्टेटेड मीन्स डिक्टेट करना, रीड करना. ये ऑप्शन सिंपल. डिक्टेशन नहीं किया बचपन में कभी? इफ समवन इज टीचर इज डिक्टेटिंग यू, देन शी इज रीडिंग द वर्ड्स एंड यू आर राइटिंग इन योर कॉपी. तो डिक्टेट करना मीन्स रीड करना, पढ़ना, सिंपल, ईजी. डिक्टेशन इसका नाउन हो गया, डिक्टेट इसका वर्ब है. और एक होता है, अच्छा ये तो हो गया. अच्छा, एक वर्ड हमारे पास होता है डिक्टेटर. व्हाट इज अ डिक्टेटर? डिक्टेटरशिप भी एक वर्ड होता है. डिक्टेटर मीन्स समवन हु इज एन ऑटोक्रेट, एन ऑटोक्रेटिक लीडर. यस, डिक्टेटर, यस, वन मैन आर्मी, जिसको हम जालिम बादशाह कह सकते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल एडोल्फ हिटलर वाज अ डिक्टेटर. डिक्टेटर से हमारा, जैसे जनरल परवेज मुशर्रफ वाज अ डिक्टेटर. डिक्टेटर मतलब एक ऐसा शख्स के पूरी कंट्री में बस उसी की चले और किसी की ना चले. जब मार्शल लॉ जब भी आता है ना, तो मार्शल लॉ में डिक्टेटर्स आ जाते हैं. जनरल ज़ियाउल हक वाज अ डिक्टेटर, अयूब खान वाज अ डिक्टेटर, यहया खान वाज अ डिक्टेटर, मुशर्रफ वाज आल्सो अ डिक्टेटर, परवेज मुशर्रफ, बिकॉज ही वाज आल्सो एन आर्मी चीफ. इस तरह से एडोल्फ हिटलर, he was a dictator in Germany. Yes, Korean, yes, Kim Jong-un, yes, he was also a dictator in, not, it is North Korea, yes, DPRK. South Korea is different. अल्लाह करे आप सब ऐसे, अल्लाह करे आप सब NED में और जो आपकी जो MBBS उसमें चले जाओ, है ना. अल्लाह करे आप चले जाओ. अगर कोई खुदा न खासा नहीं जा सका, अगर लो परसेंटेज की वजह से, तो उसके लिए फिर क्या होता है, KU के अंदर भी फील्ड्स होती हैं. जैसे कंप्यूटर साइंस वालों के लिए UBIT नाम सुना होगा आपने. UBIT BScs BSSE, इंजीनियरिंग वालों की बात कर रहा हूँ. और मेडिकल वालों के लिए FARM-D होती है KU के अंदर. वो भी अच्छी फील्ड है अगर MBBS में नहीं हो रहा तो उसमें उस टेस्ट में क्या होता है कि 5 सब्जेक्ट आते हैं KU के टेस्ट में. उसमें एक मतलब 4 तो आते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो, ये सब तो आएंगे, इंग्लिश 4. इसके अलावा GK का 20 नंबर का अलग से पोर्शन आता है उसके अंदर. तो GK का जब करेंगे ना, तो GK के भी अच्छा खासा लेक्चर मैंने डाले हुए. तो वो जब हम अगर उसमें भी अगर आप चाहोगे ना, तो उसके भी क्लासेस एनरोल कर सकते हो आप. वो बाद में, लेकिन NED वगैरह के बाद, जब अगर खुदा न खासा नहीं हो सका एडमिशन NED में या डाओ में, तो फिर उस वक्त हम KU के टेस्ट की तैयारी करते हैं. बहुत सारे बच्चे एनरोल होते हैं, तो वहाँ GK पढ़ना होता है. तो GK के अंदर इस तरह की बहुत इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होती है, जैसे कि कंट्रीज़ के बारे में, कैपिटल्स के बारे में, लीडर्स के बारे में, बहुत कुछ समझना पड़ता है. तो वो फिर पढ़ते हैं, और GK में सबसे अच्छा नंबर निकलता है. तो GK के लेक्चर्स भी मैं खुद प्रोवाइड करता हूँ. यूट्यूब पे भी अच्छे खासा मैंने GK के लेक्चर डाले हुए. जनरल नॉलेज जिसको हम कहते हैं, IQ. अभी लॉजिकल रीजनिंग भी होगा, बट वो उसके बाद 30 जनवरी के बाद, जो अगस्त होगा ना, तो अगस्त में मैं MD कैट वाले लॉजिकल रीजनिंग करेंगे, क्योंकि उस वक्त NED वाले फ्री हो चुके होंगे. तभी मैं लॉजिकल रीजनिंग पे टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा, क्योंकि मैं चाह रहा NED तक तो हम कम से कम टाइम वेस्ट ना करें.
वो सिर्फ MD-CAT कहना है, प्योरली लॉजिकल रीजनिंग। तो वो हम अगस्त में ही करेंगे। उसके लिए सिर्फ 3 लेक्चर चाहिए होंगे, लॉजिकल रीजनिंग हो जाए। 59 ओके, हिज हॉबी इज कलेक्टिंग स्टैम्प्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। हॉबी, यस, इस हॉबी का मतलब क्या? वोकेशन, नॉट वोकेशन। वोकेशन मतलब हॉबी नहीं होता, वोकेशन मीन्स क्या होता है? इट इज़ अ स्किल। ओके, वोकेशन का मतलब होता है कोई स्किल, कोई महारत। तो हॉबी मीन्स होता है दैट इज पास टाइम, यस, लीजर टाइम एक्टिविटी जो आपकी होती है जब आप फ्री टाइम होते हैं और जो एक्टिविटी करते हैं, हॉबी कहते हैं उसको। मशगला जो कहलाता है उर्दू में आपका। स्टैम्प कलेक्टिंग, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सब डिफरेंट हॉबी सबकी होती हैं, ठीक है। स्टैम्प कलेक्टिंग तो बहुत पुराने ज़माने की बात है, अब तो स्टैम्प होता ही नहीं तो कलेक्ट कहाँ से करेंगे? ख़त ही नहीं लिखता कोई, अब व्हाट्सएप पे स्टैम्प तो लगाते नहीं, तो अभी ये सब हॉबी ख़त्म हो गया। पहले ज़माने में पढ़ते थे स्टैम्प कलेक्टिंग और ये वो, अब स्टिकर भेज देते, वही जमा कर लेते, सेव कर लेते। द क्लाइमेट इन द ग्रेट प्लेन्स इज एरिड। विच टाइप ऑफ क्लाइमेट इज एरिड? यस, हॉट एंड ड्राई, गर्म और खुश्क कहीं अगर फिजा है ना, दैट इज एरिड। जैसे द वेदर ऑफ कराची इज एक्चुअली एरिड, मोस्टली इट इज़ एरिड। एरिड मीन्स के वो हॉट एंड ड्राई वेदर हमारे पास ज़्यादा होता है। समटाइम्स बारिशें होती हैं, वो ज़्यादा इसलिए लगती है कि हमारा रोड्स का निज़ाम बड़ा ख़राब है, इसलिए लगता है कि बहुत हो गई, होते कुछ नहीं। पूरी दुनिया में इससे कहीं ज़्यादा होती है लेकिन कुछ भी नहीं होता। तो हमारा जो वेदर है ना, आप इंटरनेट पर सर्च करो कराची का तो एरिड वेदर आ रहा होगा। एरिड मतलब जहाँ बारिशें ना होने के बराबर होती हैं, जहाँ गर्म मौसम सारा साल रहता है, दैट इज़ हॉट एंड एरिड। मतलब कहीं पर इसको ऐसा हम कोस्टल क्लाइमेट नहीं कह सकते, या कोई वेट क्लाइमेट नहीं है कराची। वेट क्लाइमेट होते हैं जहाँ रोज़ाना बारिशें होती है, श्रीलंका जैसे कोलंबो, वो वेट क्लाइमेट है, डेली बारिशें वहाँ पर है। कोस्टल क्लाइमेट्स जो होते हैं, रेनी एरियाज। कराची में ऐसा नहीं है, एरिड है, तभी बारिशें वगैरह कम होती हैं। अभी पूरे सिंध में बारिश चल रही होगी लेकिन कराची में नहीं हो रही होगी, थंडर स्टॉर्म। डेली बोलते हैं बारिश होगी तो देखते हैं आ रहा, गूगल में आ रहा तो होती नहीं है बारिश। आज भी अभी देखो आप गूगल करोगे, थंडर स्टॉर्म आ रहा होगा, लेकिन धूप निकली होगा। एरिड वेदर है ना, एरिड वेदर में चांसेस होते हैं कि बाईपास हो जाएगा सिस्टम, मतलब बारिश नहीं बरसेगी, मोस्टली चांसेस होते हैं। कभी कभार खुशकिस्मती से बारिश हो गई तो हो गई, और तेज़ तो बहुत कमी होती है, एक आध दिन साल में 1-2 बार होती है बस, ठीक है। तो एरिड वेदर जो होता है वो हॉट एंड ड्राई होता है, बस ये याद रखें, एरिड। इसका अपोजिट वेट हो जाएगा, वेट वेदर और मॉइस्ट वेदर, ठीक है। द स्पीकर डेमोन्स्ट्रेटेड हिज नॉलेज ऑफ द कुछ भी बाय हिज एक्सेलेंट लेक्चर। तो जब कुछ डेमोन्स्ट्रेट करता है वो क्या दिखाता है ना, शो करता है, शोड। डेमोन्स्ट्रेशन करना मतलब शो करना, ठीक है, दिखाना किसी चीज़ को। द रेमनेंट्स ऑफ द सेटलमेंट ऑफ वर्जीनिया वर FOU फॉर्म लिखा हुआ है बाय द नेक्स्ट ग्रुप ऑफ कॉलोनिस्ट, ठीक है। ओके, वर फाउंड, यस। रेमनेंट्स मीन्स, रेमनेंट्स के मतलब होता है ट्रेसेस, वही सिंपल है जो हमने पीछे एक वर्ड किया था ना, ट्रेस अमाउंट, इंडिकेशन थोड़ा सा। तो रेमनेंट्स ऑफ द सेटलमेंट ऑफ वर्जीनिया वर फाउंड बाय द नेक्स्ट ग्रुप ऑफ कॉलोनिस्ट। मतलब जो सेटलमेंट थी वर्जीनिया की सिटी के अंदर, तो उसमें जो रेमनेंट्स थे, जो कुछ उनके बाकियात थे, इंडिकेशंस थी, उनकी निशानियाँ थी, वो कॉलोनिस्ट ने पाया। जैसे द रेमनेंट्स ऑफ मोहनजोदड़ो, द ट्रेसेस ऑफ मोहनजोदड़ो। तो बिल्कुल, तो रेमनेंट्स ट्रेसेस मीन्स वही थोड़े से मिकदार में किसी चीज़ का होना, ट्रेस अमाउंट में होना, रेमनेंट्स। जैसे कि बर्ट्रैंड रसल ने कहा था रिफ्लेक्शंस के अंदर कि इट इज़ ट्रू दैट सम रेमनेंट्स ऑफ वाइट इम्पीरियलिज्म हैज़ टू बी स्वेप्ट अवे। ये भी सच है कि जो गोरों की जो हुकूमत है उसके कुछ बाकियात ऐसे हैं जिनको अभी भी ख़त्म किया जाना है। जैसे कि सूडान के अंदर इजिप्ट की एग्जांपल दी थी कि वहाँ से मतलब अंग्रेज़ों को वहाँ से भी छोड़कर उसको आज़ाद करना, अफ्रीका और एशियन नेशंस को। तो रेमनेंट्स का नाम दे रहे थे कि जो ब्रिटिश पावर है वो तो डूम हो चुकी है 1945 के बाद, डूम हो चुकी है, तबाह हो चुकी है एशिया के अंदर, लेकिन कहीं कहीं पर अभी भी वेस्ट जो असरात मौजूद है उसके रेमनेंट्स मौजूद हैं, जिसको भी ख़त्म हो जाना चाहिए, बिल्कुल ज़ीरो हो जाना चाहिए। रिफ्लेक्शंस के अंदर था, उसके अंदर बहुत मुश्किल वर्ड्स थे, रिफ्लेक्शंस जो चैप्टर था। 63 द कैमेलिया इज़ अ ट्री ऑफ shrub with glossy evergreen leaves. Glossy means that something is shiny. Cosmetic items होते हैं ना बहुत सारे, glossy means something is creating shine. Gloss जो होता है शाइन क्रिएट करता है। लैपटॉप होता है बॉयज़ के लिए, लैपटॉप पे ग्लॉसी लैपटॉप होता है, सरफेस उसका। तो बहुत से लैपटॉप के ऊपर की सरफेस जो होती है ना वो चमकदार सी होती है, ग्लॉसी टच बोलते हैं उसको। वरना कुछ होती है डल सी होती है, ब्लैक टाइप की, और कुछ होती है थोड़ी रेडिश टाइप की होती है, वो बड़ी ग्लॉसी होती है, चमक रही होती है ऊपर से। HP वगैरह के लैपटॉप जो होता है। तो ग्लॉसी मीन्स समथिंग इज शाइनी, समथिंग इज ग्लिटरिंग,
64. During the 1930s, a long period of drought. Drought means? Yes, dry weather. मतलब बारिश का ना होना, कहत साली, that is drought. जब ड्राफ्ट आता है तो बारिशें रुक जाती हैं, बारिशें नहीं होती हैं, ठीक है। After several near disasters, a controversy has raged. Yes, controversy means तनाज़ा, झगड़ा, that's dispute. Controversy, controversial कोई चीज़ है तो disputed है, ठीक है, तो that is controversial. कोई भी चीज़ जैसे कि the existence of a Bermuda Triangle is controversial, क्योंकि इसे disputed, कुछ लोग कहते हैं वाकई में कुछ है, कुछ लोग कहते हैं नॉर्मल चीज़ है, तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें controversial होती हैं। The position of hydrogen in group 1A is controversial, it disputed, because 1A, 7A, 4A सब में आ सकता है ना हाइड्रोजन, तो that's a controversial position कहते हैं उसकी। Smoking is prohibited in many university classrooms, banned, simple, which is prohibited है तो which is banned है, illegal है, ठीक है, तो prohibited, prohibit करना, ban करना, रोकना, stop करना किसी चीज़ से। The officer compelled the suspect to wait at the scene. अच्छा, इसमें नहीं, compelled, compelled के क्या मतलब होता है? नहीं, forced, जोर देना किसी पर, compel करना, मजबूर करना, तो compel का मतलब होता है मजबूर करना। अब मजबूर करने के लिए हम यहाँ पर force भी इस्तेमाल करते हैं और persuade भी इस्तेमाल करते हैं, एक ही बात है। तो परसुएड या फोर्स्ड दोनों के मतलब हमारे पास होता है कंपेल्ड, मीन्स मजबूर करना किसी चीज़ को, किसी को कंपेल करना, सिंपल वर्ड है, आसान है। दैट्स 68. द यंग मैन वॉज सो बैशफुल दैट ही डिड नॉट स्पीक टू द प्रीटी गर्ल. व्हाट इज बैशफुल? इफ समवन इज बैशफुल देन यस ही और शी इज शाय, शर्मीला या शर्मीली, दैट इज बैशफुल। शाय भी कह सकते हैं, इसी के लिए मोडेस्ट का वर्ड भी इस्तेमाल होता है, मोडेस्ट मीन्स भी शाय, ठीक है। इस तरह से डिम्यूर का भी एक वर्ड है, दैट इज डिम्यूर, डिम्यूर का वर्ड भी इस्तेमाल होता है, और क्वाई, COY, क्वाई का वर्ड भी इसलिए इस्तेमाल होता है। तो क्वाई, डिम्यूर, मोडेस्ट, शाय, बैशफुल, सबका मतलब होता है शर्मीला या शर्मीली, ठीक है। तो C ऑप्शन करेक्ट है, शाय, बैशफुल, शर्माना, ठीक है। 69. ही विल अबाइड बाय हिज प्रॉमिस इफ ही गिव्स इट। अबाइड बाय के क्या मतलब होते हैं? जैसे लिखा होता है ना, कार्ड्स के ऊपर लिखा होता है, आई शुड अबाइड बाय ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन। नहीं, स्ट्रिक्ट टू, गलत बता रहे हो, स्ट्रिक्ट टू चिपके रहना, जुड़े रहना, उसके साथ टिके रहना। कहते हैं ना कि आई शैल अबाइड बाय ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन, मतलब मैं तमाम रूल्स के साथ स्टिक रहूँगा, उसको सख्ती से फॉलो करूँगा, स्टिक करना, तो अबाइड बाय मतलब पूरे तौर पर मुंसलिक होना, पूरी तौर पर फॉलो करना किसी चीज़ को, अबाइड बाय, फॉलो करना भी कह सकते हैं। तो दिस अबाइड बाय हो गया। द सिविल डिफेंस इवैक्यूएटेड ऑल इनहैबिटेंट्स फ्रॉम द एरिया वेयर द स्टॉर्म वाज प्रेडिक्टेड टू स्ट्राइक। अगर एवैक्यूएट किया जा रहा है तो उसका क्या मतलब है? एवैक्यूएशन की जाती है ना, यस, रिमूव। हॉलीवुड की फिल्मों में बहुत होता है कि तबाही आने वाली होती है, पूरा शहर एवैक्यूएट कर देता है, सब गाड़ी लेके भाग रहे होते हैं, ट्रैफिक जाम हो जाता है, हर फिल्म में ऐसे सीन उनके आ रहा होता है, हाँ, गाड़ी लेके जा रहे होते हैं सब, फिर वो एवैक्यूएशन हो रही होता है ना, वो सायरन बज रहा होता है, आवाज़ आ रही थी चले जाए यहाँ से, भाग जाए, एलियन आने वाला है यहाँ से, वो सारे फिल्मों में एलियन ही आता है। और जब अमेरिकन दिखाते हैं ना फिल्मों के अंदर कि उनकी दुनिया को मसला है, दुनिया को ख़तरा है, तो उसने अमेरिका को ख़तरा होता है उसमें, न्यूयॉर्क को ख़तरा है, न्यूयॉर्क के स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी गिर रहा है, और भी चीज़ें दिखाओ, पाकिस्तान को भी होता है ख़तरा, पाकिस्तान, चाइना, कोई कंट्री, अफ्रीका कुछ नहीं, वो अमेरिका ही दिखाएंगे। दुनिया तबाह हो रही है तो अमेरिका तबाह होते हुए दिखाने से, बिल्डिंग गिर रही है तो ये हो रहा है, जैसे दुनिया पूरी वही है, कैप्टन अमेरिका, ये सब है ना, दुनिया को बचाना है, तो दुनिया क्या बचा रहा है? अमेरिका ही बचा रहे बैठ के, है ना। कैप्टन अमेरिका, कोई भी मूवी आप देखो मार्वल सीरीज़ की ना, DC की, तो वो लोग अमेरिका को ही कुछ कर रहे होते हैं। तो ऐसे बता रहा हूँ कि एवैक्यूएशन वहाँ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है हॉलीवुड मूवीज़ के अंदर, इवैक्यूएट करते हैं। इस तरह से हम केमिस्ट्री में भी यूज़ करते हैं, लाइक डिस्चार्ज ट्यूब को इवैक्यूएट करते हैं बाय मीन्स ऑफ वैक्यूम पम्प। मतलब इवैक्यूएट करने से हमारा उसको खाली करता है ना, लो प्रेशर करने के लिए वैक्यूम पम्प लगाते हैं, फिर उसमें से कैथोड रेस आते हैं। चैप्टर 3 में पढ़ा होगा आपने फर्स्ट ईयर में, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के अंदर। 71. We will wind up our business on Friday and take the weekend off.
यस, वाइंड अप करना मतलब ख़त्म करना, दैट्स सी, कंक्लूड। अगर कुछ चीज़ वाइंड अप करें तो आप कंक्लूड करें। कंक्लूड करना, फिनिश भी कह सकते हैं, कंप्लीट भी कह सकते हैं, एक ही बात है। तो हम वाइंड अप कर देंगे अपना काम, मतलब अपना कंक्लूजन कर देंगे, कंक्लूड कर देंगे, ख़त्म कर देंगे अपना काम, दैट्स वाइंड अप। बहुत आसान वर्ड है इंग्लिश का। द जज सेंटेंस्ड द कॉन्विक्टेड मैन। सेंटेंस्ड की क्या मतलब? जज अगर सेंटेंस्ड करता है तो क्या करता है? यस, ए, पास जजमेंट अपॉन। सेंटेंस करना मतलब किसी को सज़ा देना या कोई फैसला सादिर करना। यस, फैसला सुना देना। जैसे कि द जज सेंटेंस्ड 18 months ऑफ प्रिजन इम्प्रिजनमेंट टू मिसेस ओकेंटम। तो उनको सेंटेंस किया गया था 18 महीने कैद की सज़ा में। तो वो आदमी बोला बहुत कम मिले तो मुझे जान से ही मार देंगे, और गोली मार के चला गया था एंड में। देखा है ना ओकेंटम। सिल्वर बॉक्स के अंदर भी सेंटेंस मिला था, 2 months या 6 months का मिला था ना, विथ हार्ड लेबर। मिस्टर जोन्स को 1 month यस विथ हार्ड लेबर, 1 महीना कैद मामला, वही उसको बिला वजह में मिल गया था मिस्टर जैक बार्थविक की वजह से। चोरी कहाँ की थी उसने? चोरी थोड़ी लगी थी, वो तो लिया था उसने। वो था ना, आई नेवर स्टूल इट, आई टूक इट। वो तो उसने, उसी ने बोला ना उसको, मिस्टर जैक ने जाओ, जो उठा के ले जाने ले जाओ, तो वो लेके चला गया सिल्वर बॉक्स। वो तो पैसे तो उसके पास बच गया। तो वो मैंने उसका लेक्चर तो बनाया था, देखा नहीं आप लोगों ने? 72 के बाद 73। द कैरेक्टर्स इन दिस नॉवेल आर फिक्शियस। फिक्शन, यस, नॉन रियल। सी, नॉट रियल पीपल। फिक्शियस मतलब फिक्शनल कैरेक्टर होना। कैप्टन अमेरिका इज अ फिक्शनल कैरेक्टर, क्योंकि रियल नहीं है, दैट्स वाई। रियल में तो नहीं है ना। यस, प्रिजनर ऑफ ज़ेंडा फिक्शन है, चूँकि अनरियल है। रियल में ज़ेंडाइल कोई नहीं था, एल्पर कोई नहीं था, ब्लैक माइकल कोई नहीं था, फ्लाविया कोई नहीं थी। वो अलग बात है, फेसबुक में आपको सब मिल जाएंगे। ज़ेंडाइल नाम से भी प्रोफाइल मिलेगा, प्रिंसेस फ्लेविया के नाम से भी प्रोफाइल मिलेगा। तो ऐसे तफरीह में लोग बना रहे होते हैं, जो पढ़ लेते हैं, जिनको पसंद आया था ना नॉवल, इसी नाम से फेक अकाउंट बना लेते हैं। मुझे आते रहते रिक्वेस्ट, रोडोल्फो ज़ेंडाइल की आ जा रही है, प्रिंसेस फ्लेविया की आ जा रही है, ये क्या है ना, मतलब फिक्शनल कैरेक्टर को रियल कर दिया उन्होंने। एंड एट द बैटल ऑफ वाटरलू नेपोलियंस फोर्सेस रिट्रीटेड। रिट्रीट होने से क्या मुराद है? नहीं पता किसी को? विथड्रू। विथड्रू मतलब फरार हो जाना, स्केप हो जाना, भाग जाना। विथड्रू, रिट्रीट के मतलब होता है विथड्रू। सी, ये आर्मी के लिए बड़ा इस्तेमाल किया जाता था। आर्मी रिट्रीटेड मतलब आर्मी पीछे हट गई, पीछे भाग गई, रिट्रीट हो गई, भाग फ्ली हो गई, विड्रॉ हो गई। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने ज़िंदगी में सारी जंगें जीती थी, एक जंग सिर्फ हारी थी, वो द बैटल ऑफ वाटरलू, उसी का तस्करा किया जा रहा है। वाटरलू की जंग में नेपोलियन की जो फौज थी, नेपोलियन बोनापार्ट जो फ्रेंच एम्परर था, उसकी फौज वापस हो गई थी। हमने फर्स्ट टाइम में पढ़ा था ना एक राइटिस्बन के बारे में, द इंसिडेंट ऑफ फ्रेंच कैंप, रॉबर्ट ब्राउनिंग की नज़म थी, आपने पढ़ा होगा उसको। तो वहाँ पर क्या होता है कि वो नेपोलियन की फौज जीत गई थी उसमें राइटिस्बन से। तो वो एक सोल्जर आया था, बताया था, बता के मर जाता है कि आप जीत गए। पढ़ा है ना ये वाली नज़म, या कुछ जहन में होगा। 75 टू एवरी वन बट द एक्सपर्ट द पेंटिंग डिफेक्ट वन। अरे यार बड़ा आसान है। इनविजिबल मतलब अनेबल टू बी सीन, जिसको देखा ना जा सके, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी। गैर मरई, जिसको देखा ना जा सके, जिस दैट विच वी कैन नॉट सी दैट इज इनविजिबल। 75 का आंसर है ये। 76 ग्रीफ। ग्रीफ का मतलब सौरव भी हो सकता है, सैडनेस भी हो सकता है, ठीक है, दोनों हो सकता है। अफसोस या उदासी, सैडनेस, ग्रीफ, सौरव। 77 हरिकेन्स ऑफन डिवास्टेट द कॉफी क्रॉप। हाइटीज प्रिंसिपल एक्सपोर्ट। डिवास्टेट की क्या मतलब होता है? यस, डिस्ट्रॉयज। इफ समथिंग इज डिवास्टेटेड देन इट इज डिस्ट्रॉयड, तबाह हो जाना। डिवास्टेशन हो रही है मतलब डिस्ट्रक्शन हो रही है, तो डिवास्ट करना मतलब डिस्ट्रॉय करना किसी चीज़ को, ठीक है। 77 हो गए। द राइवलरी बिटवीन द टू कंस्ट्रक्शन कंपनीज वॉज ऑब्वियस। राइवलरी से क्या मुराद होता है? कंपटीशन, यस। द राइवलरी बिटवीन रियल मैड्रिड एंड बार्सिलोना, FC बार्सिलोना। इंडिया एंड पाकिस्तान क्रिकेट राइवलरी, ठीक है। PTI एंड PDM राइवलरी। तो बता, राइवलरी तो बहुत किस्म की हो सकती है, डिफरेंट। तो राइवलरी मीन्स होता है कंपटीशन होना, मुकाबला होना, मध्य मुकाबिल होना। राइवल्स कहते हैं ना, ये दोनों एक दूसरे के राइवल्स हैं।
ये बिजनेस राइवल्स भी होते हैं लाइक एप्पल एंड सैमसंग, दीज आर द बिजनेस राइवल्स। और बहुत सारी कंपनीज है राइवलरीज में के अंदर आती हैं, ठीक है, लाइक एडिडास एंड प्यूमा, दे आर राइवल्स स्पोर्ट्स गुड्स के अंदर, बहुत सारे राइवल्स। सियालकोट, अच्छा, कराची एंड लाहौर आर एक्चुअली राइवल्स, ओके, सिंपल ऐसा कह सकते हैं। ARY एंड जियो न्यूज़ दे आर द राइवल्स, है ना, होता है ऐसा। हाँ, ये भी दे आर द राइवल्स। PDM आ गया ना, सभी आ गए उसके साथ। His qualifications for the graduate assistantship are indisputable। नहीं, गलत बता रहे हो आप लोग, unquestionable। If someone is indisputable मतलब जिस पे कोई झगड़ा ही नहीं है, जिस पर तनाज़ा ही नहीं, जिस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। तो indisputable चीज़ जो है ना वो unquestionable होती है, जिस पर सवाल नहीं उठा सकते। Unquestionable, that is indisputable, ठीक है। तो इसका C, D ऑप्शन करेक्ट होगा। Undisputable, unquestionable, जिस पर सवाल ना उठाया जा सके। 80. The collapse of the stock market in 1929 signaled the beginning of the Great Depression। Yes, failure, collapse। जब कुछ कोलैप्स हो रही है तो दैट इज फेलियर हो रहा है। जैसे द कोलैप्स ऑफ हार्ट, द हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर कहलाता है ना, कि वो बंदा कोलैप्स हो गया, उसका हार्ट फेल हो गया। तो कोलैप्स होना, तो स्टॉक मार्केट और 1929 में कोलैप्स हुई थी, दैट इज़ द ग्रेट डिप्रेशन जिसको कहा जाता है। तो उसको एक और अच्छा नाम दिया करते थे उसके स्टॉक मार्केट को, अमेरिका की वॉल स्ट्रीट कोलैप्स कहा जाता है। द वॉल स्ट्रीट इज़ एक्चुअली द बिगेस्ट स्टॉक मार्केट इन अमेरिका, इन न्यूयॉर्क, टाइम्स स्क्वायर। तो कोलैप्स हो जाना मतलब फेलियर हो जाना। 1929 में बहुत बुरा हाल था USA का, चूँकि जाहिर सी बात है कि वो ग्रेट डिप्रेशन का एक दौर था। स्टॉक मार्केट डाउन होती है तो फिर उसको हम कोलैप्स कहते हैं। पाकिस्तान में भी आता है ना, स्टॉक मार्केट गिर गई नीचे, फिर कभी बोलते हैं उड़ गई ऊपर, इस तरह से। द प्राइस ऑफ गोल्ड, दैट्स गोल्ड, फ्लक्चुएट्स डेली। फ्लक्चुएशन हो रही है तो मतलब चेंजेस, वोल्टेज फ्लक्चुएशन होती है, तो वोल्टेज चेंज हो रहा होता है, फ्लक्चुएशन। 82. Many doctors are still general practitioners, but their tendency toward specialization in medicine। प्रिजुडाइज नहीं होगा बच्चे, ट्रेंड होगा। प्रिजुडाइज का मतलब होता है आपकी राय, आपकी ओपिनियन, तो ओपिनियन होता है। यहाँ टेंडेंसी से मतलब होता है कि रुझान, किसी रुझान, ट्रेंड या टेंडेंसी एक ही बात है। जैसे जब हम ग्रुप ट्रेंड्स पढ़ते हैं ना केमिस्ट्री में, एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड, तो हम टेंडेंसी पढ़ रहे होते हैं एटॉमिक रेडियस की, टॉप से बॉटम क्या हो रहा है, लेफ्ट से राइट क्या हो रहा है, पढ़ते हैं ना एटॉमिक रेडियस, टॉप से बॉटम बढ़ रहा है, लेफ्ट से राइट कम हो रहा है, तो वो टेंडेंसी या ट्रेंड दोनों कह सकते हैं उसको। जब किसी चीज़ की टेंडेंसी है, इसका मतलब क्या हो गया कि वो चीज़ कितनी ज़्यादा, मतलब कम कितनी ज़्यादा है, मतलब रुझान क्या है। जैसे योर टेंडेंसी इज़ टू बिकम अ डॉक्टर, मेडिकल साइंसेस, तो आपकी टेंडेंसी है मेडिकल स्टडीज़ की तरफ, आपका रुझान है उस तरफ, तो आपका ट्रेंड किस तरफ है, तो आपका ट्रेंड इस वक्त ये चल रहा है कि हम डॉक्टर बनेंगे, ठीक है, इंशाल्लाह, यस यू विल बी। 83. Even though the evidence is overwhelming, if one junior is still skeptical, the case must be retired. What is skeptical? Yes, not convinced. अगर कोई बंदा स्केप्टिकल है ना, तो उसका मतलब आप उसको कन्विंस नहीं कर पा रहे। उसका मिसाल के तौर पर आई एम स्केप्टिकल अबाउट द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, मैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ क्या हूँ, स्केप्टिकल हूँ पाकिस्तानी गवर्नमेंट के लिए। स्केप्टिकल के मतलब मुझे वो गवर्नमेंट कन्विंस नहीं कर पा रही है कि वो कुछ अच्छा करेगी। तो कह तो रहे हैं कि हम बहुत अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा कर देंगे, बट मुझे यकीन नहीं उनकी बातों पे, तो मैं स्केप्टिकल हूँ। तो वो शख्स मतलब आप डाउटफुल भी कह सकते हैं। इसके आगे कुछ स्केप्टिकल है, इसका मतलब वो डाउटफुल है, उसको शक है कि ऐसा नहीं होगा, शक्की शख्स जिसको हम कहते हैं, शक्की इंसान, दैट इज स्केप्टिकल, डाउटफुल, इसके अंदर डाउट हो। तो नॉट कन्विंस, जो कन्विंस ना हो सके, जो सहमत ना हो। 84. Prior to his appointment as Secretary of the State, Henry Kissinger was a professor of government and international affairs at Harvard. Prior to मतलब पहले, मतलब सेक्रेटरी बनने से पहले वो जो है वो एक लेक्चरर थे, हेनरी किसिंजर। तो prior to का मतलब होता है बिफोर, पहले। prior to means before, पहले। 85. Contractors hired surveyors to mark the limits. लिमिट्स मीन्स या सिंपल बाउंड्रीज, किसी चीज़ की हद, लिमिट्स है तो बाउंड्री उसका सब्स्टिट्यूशन आएगा, लिमिट्स का बाउंड्री हो गया, ठीक है।
In the famous nursery rhyme about Jack and Jill, Jack tumbled down the hill after, sorry, Jill शायद, tumbled मतलब fell, Jack and Jill तो पढ़ा ही होगा तो ऐसे समझ में आ जाएगा, ऊपर से नीचे गिर जाते हैं, ठीक है, तो fell, tumble हो जाता है, tumbled मतलब कि नीचे गिरना। तो जैक एंड जिल में जो है वो जिल पहले गिर गई थी, जैक मतलब आफ्टर जैक, और पहले जैक पहले गिरा था फिर जिल गिरी थी। नहीं पढ़ा आपने, मुझे तो याद भी नहीं आ रहा, जैक एंड जिल नाम का कुछ, जैक गिरा था पहले, उसके बाद जिल गिरी, सही। तो वो एक नर्सरी राइम, नर्सरी क्लास से एक MCQ उठा दिया उन्होंने, नर्सरी की राइम है ना ये, जैक एंड जिल। तो यहाँ पर कह रहे टम्बल का क्या मतलब है? टम्बल का मतलब है नीचे गिर जाना। अच्छा, मैट्रिक में आपने पढ़ा किंग ब्रूस एंड द स्पाइडर बाय एलिजा कुक, तो वहाँ पर द स्पाइडर टम्बल्स एवरी टाइम वैन एवर इट ट्राइड्स टू गो अप। जब भी वो ट्राई अगेन था ना, उसमें जब भी ऊपर जाता था नीचे गिर जाता था वो, 9 टाइम्स वो ऊपर नीचे जाता है। तो कौन सा बादशाह था? किंग ब्रूस एंड द स्पाइडर। 87. Sometimes while living in a foreign country, one craves, craving, that desire. अगर किसी चीज़ से क्रेविंग हो रही है मतलब यू आर डिज़ायरस फॉर समथिंग, आप डिज़ायर कर रहे हो किसी चीज़ को, ख्वाहिश करना, क्रेव करना, बहुत इसी वर्ड है क्रेव। 88. When Pope John Paul visited Latin America, he often signaled for the children to come to him. तो जब पोप जॉन पॉल अमेरिका गए, अलाउड नहीं होगा, गलत बता रहे हो, बिकंड। बिकंड का मतलब होता है पुकारना, सिग्नल फॉर का मतलब होता है इशारा करना। उन्होंने सिग्नल किया था मतलब हाथ के इशारे से बुलाना ना, किसी को हाथ के इशारे से क्यों बुलाते हैं ना, दैट इज़ कॉल्ड, इसको बेकन कहते हैं, ही इज़ बेकनिंग, मतलब वो हाथ के इशारे से बुलाना, सिग्नल देना। तो पोप जॉन पॉल इस तरह से, पोप जॉन पॉल एक असल में पोप थे, पोप फ्रांसिस से पहले, इन वेटिकन सिटी। तो लैटिन अमेरिका जब वो गए थे, लैटिन अमेरिका मीन्स लाइक ब्राज़ील वगैरह जो साउथ अमेरिकन कंट्री है, दैट इज़ कॉल्ड लैटिन अमेरिका। तो वहाँ पर वो बच्चों को बुलाते थे, जो ब्लैक अमेरिकन वहाँ पर थे, तो वो सिग्नल फॉर, तो वो उनको बेकन करते थे, उनको अपनी तरफ मुतवज्जा करते थे। तस्वीरों में देखा होगा आपने, वो पोप के चारों तरफ बच्चे जमा होते हैं, वो दूसरा, तो उसी के बारे में बात करें। तो बेकन हाथ से उठा बुलाते थे ना, मतलब उठाएंगे कि वो आस पास जमा होते थे, मतलब वो बड़ा इसे मतलब पीस और मोहब्बत के पैगाम देने के लिए इधर उधर मूव करते हैं। पोप जो होते हैं रोमन कैथोलिक चर्च के जो बड़े होते हैं, तो कभी आपने देखा होगा टीवी में वाइट कपड़ा पहनते हैं, प्लस होता है इस तरह से बना हुआ। तो वो पोप जॉन पॉल बहुत मशहूर थे, अब तो वफात पा चुके, फादर जो होते हैं चर्च के। द सिस्टम ऑफ डे लाइट सेविंग टाइम सीम्स वेरी सिली, foolish, something is silly then it is foolish, easy। 90. The ultimate cause of civil war was the bombardment of Fort Sumter। अल्टीमेट, अगर कुछ चीज़ अल्टीमेट है दैट इज़ फाइनल। तो सिविल वॉर की जो अल्टीमेट आखिरी जो वजह थी वो बम्बार्डमेंट थी फोर्ट समटर की। सिविल वॉर जो अमेरिका के अंदर हुई थी, अमेरिकन सिविल वॉर की बात कर रहे हैं। तो अल्टीमेट का लिख लेंगे फाइनल। 91. Phosphorus is used in paints for highway signs because it is bright at night. Bright means luminous, that is चमकदार, ठीक है। तो something is bright then it is luminous। जैसे कहते हैं ना मून इज़ अ ब्राइट ऑब्जेक्ट, तो मून इज़ अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ल्यूमिनोसिटी उसके अंदर है। सम स्ट्रेच्ड ऑफ फ्लोरिडा रिजेंबल, रिजेंबल मतलब लुक लाइक, रिजेंबल करना, रिजेंबलेंस होना, मुशाबियत होना, लुक लाइक। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ अ रेपुटेशन ऑफ बीइंग जस्ट। अब ये जस्ट जो यहाँ पर है ना, यहाँ पर ये जस्ट असल में एडजेक्टिव है, और उसको जो नाउन है, नाउन इसका होता है जस्टिस, इंसाफ, और जस्ट मतलब इंसाफ वाला, तो क्या हो जाएगा इंसाफ वाला, दैट इज़ बी जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। इम्पार्शियल, इम्पार्शियल पे न्यूट्रल, अभी बताया था, गैर जानिबदार। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो जस्ट है, जस्ट है से मुराद ये इम्पार्शियल है, वो किसी एक के हक में फैसला नहीं करती। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं कर रहे हैं, अमेरिकन किसी की कर रहे हैं, ठीक है, उसकी तो बात अलग ही है, रात के 12 बजे भी खोल ले वो अपना सुप्रीम कोर्ट फैसला करने के लिए। तो इम्पार्शियल। अच्छा, स्टबर्न एक अलग, स्टबर्न मतलब होता है ज़िद्दी, समझ। द ह्यूमरस मीन्स समथिंग इज़ ह्यूमरस लाइक कॉमेडी टाइप, मतलब मजाक करने वाला, मजाहिया। और कैप्रीशियस, कैप्रीशियस के मतलब होता है ग्रीडी, ग्रीडी मतलब कि लाइक जो लालची इंसान, तो दैट इज़ कैप्रीशियस। तो यहाँ पर तो इम्पार्शियल होगा ना, मीन्स न्यूट्रल, अनबायस्ड, ठीक है। Einstein's theory of relativity seemed incredible at the time. Yes, unbelievable, incredible। जब उसने पहली बार बोला था ना,
कि भाई टाइम डायलेट हो सकता है, टाइम कैन बी इक्वल टू ज़ीरो, टाइम एब्सोल्यूट नहीं है। तो सब किसी ने यकीन ही नहीं किया दुनिया में उसकी बातों का, मतलब कि ये ऐसा हो भी सकता है, मतलब तो क्योंकि एक्सपेरिमेंटल प्रूफ्स नहीं थे आइंस्टाइन के पास। उसकी पूरी एक स्टोरी है, मतलब एक वेब सीरीज़ में देख रहा था जीनियस के नाम से, जीनियस आइंस्टाइन, तो उसके अंदर वो चीज़ मेंशन है। जीनियस के नाम से नेशनल ज्योग्राफिक वालों ने वेब सीरीज़ एक चलाई थी 8 एपिसोड की। उसमें इस जो फर्स्ट सीज़न था वो अल्बर्ट आइंस्टाइन के ऊपर था, सेकंड सीज़न था ये पैब्लो पिकासो के ऊपर था। तो फर्स्ट सीज़न साइंस के स्टूडेंट को देखना चाहिए, उसमें उसी को आइंस्टाइन की ज़िंदगी की कहानी है कि किस तरह से उसकी बातों पर लोगों ने यकीन नहीं किया था स्टार्ट में, इनक्रेडिबल समझते थे। वो एक बार है ना कि उसी दौर के ना, अल्बर्ट आइंस्टाइन के दौर के थे चार्ली चैपलिन है ना, वो उन्हीं के दौर के थे। ही वॉज कॉमेडियन थे वो। तो दोनों एक बार मिले थे एक साथ, एक तस्वीर भी उनकी है चार्ली चैपलिन की, दैट इज़ विथ अल्बर्ट आइंस्टाइन। तो आइंस्टाइन ने तारीफ़ की थी चार्ली चैपलिन की, क्योंकि वो भी उनको ऐसा पसंद किया करते, एज अ फ़ैन थे उनकी जो एक्शन थी, कॉमेडी थी। तो उन्होंने कहा था कि भाई आप कुछ नहीं बोलते, मतलब उस वक्त साइलेंट फिल्में बना करती थी जब बिना बोले। वो कहते थे कि आप कुछ नहीं बोलते, उसके बावजूद लोग आपकी हरकतों को समझ जाते हैं, आपकी इमोशंस को समझ जाते हैं और लोग आपकी तारीफ़ करते हैं। मतलब तो ये मतलब बड़ी तारीफ़ की थी आइंस्टाइन ने। तो चार्ली चैपलिन ने कहा अल्बर्ट आइंस्टाइन से कि आप तो मुझसे भी ज़्यादा अजीम है, कि लोग आपकी तारीफ़ तब भी करते जब आपको समझते ही नहीं है, आप पे बिलीव भी नहीं करते। मतलब मुझे तो समझ के कर रहे तारीफ, तो बिना समझे लोग आपकी दुनिया में तारीफ़ कर रहे हैं कि आइंस्टाइन ने जो बोला समझ में तो कुछ नहीं आया, बट अच्छा बोला जो भी बोला। 14 लोग थे जिनको उसके बारे में आइडिया था कि है क्या ये रिलेटिविटी। बहुत अजीम दास्तान है, मॉडर्न फिजिक्स की पूरी चीज़ें आगे बनी इससे, अगर उसको ठीक से पढ़ा जाए और 10 नंबर डाले के पढ़ा जाए तो कुछ भी नहीं है। चलो, तो इनक्रेडिबल, इफ़ समथिंग इज़ इनक्रेडिबल दैट इज़ अनबिलीवेबल, जिसमें यकीन ना किया जा सके, ना काबिल यकीन, दैट इज़ इनक्रेडिबल। ठीक है। तो एक मूवी कार्टून में द इनक्रेडिबल्स कार्टून होता है एक फैमिली की, उसमें भाई बहन अम्मी वो सबके पास सुपर पावर्स होती है। तो फिर वो इनक्रेडिबल्स बहुत मशहूर कार्टून। Ben 10 कहाँ चले गए, वो इनक्रेडिबल है नाम था उसका। तो इनक्रेडिबल मस्ट अनबिलीवेबल, ना काबिल यकीन। यस अरे कहाँ चले गए, अब तुम कोको मेलन नहीं बोल देना तो कांग्रेस वॉज हेजिटेंट टू रिपेल द प्रोहिबिशन एक्ट। हेजिस्टेंट के क्या मतलब होता है, हेजिटेट करना, झिझक करना, क्या होगा इसका ABCD। रिलक्टेंट होना मतलब बेदिल होना, हेजिटेट करना किसी चीज़ से, दैट इज रिलक्टेंट। तो हेजिटेंट एंड रिलक्टेंट दे बोथ आर सिनोनिम्स। जैसे द फ्रेंच आर रिलक्टेंट टू अबेंडन देयर क्लेम्स इन इंडो चाइना, वो था ये रिफ्लेक्शंस के अंदर था। द फ्रेंच आर रिलक्टेंट टू अबेंडन देयर क्लेम्स इन इंडो चाइना, कि फ्रेंच जो थे वो इंडो चाइना का इलाका छोड़ने के लिए बेदिल थे। रिलक्टेंट मतलब बेदिल होना, आई एम रिलक्टेंट टू स्टडी फिजिक्स, तो दैट इज रिलक्टेंट होना मतलब कि बेदिल होना, मेरे दिल नहीं है। तो हेजिटेट करना, दूर भागना किसी चीज़। 96 द प्रेसिडेंट इज ऑफन अवेकेंड बाय नॉइजी क्राउड दैट असेंबल्ड। नॉइजी मीन्स नॉट जाइजेंटिक, तो मतलब बहुत बड़ा हो गया। कैप्रिशियस मतलब चालाक हो गया। जॉकुलर मतलब तफरी वाला हो गया, दैट इज क्लैमरस। सब कुछ ना कुछ बोलने, मैंने बोला मैं ही बता दूँ, दैट्स क्लैमरस। क्लैमरस मीन्स नॉइजी, शोर शराबा वाला, शोर वाला, क्लैमरस। ठीक है। कैप्रिशियस मतलब अभी पहले भी बताया, दोबारा बता दो, ग्रीडी, लालची, कैप्रिशियस। जाइजेंटिक मतलब तो कोई बहुत बड़ी कोई चीज़ अगर हो, दैट इज जाइजेंटिक। दैट इज एंड 96 हो गया, 4 बाकी है, सेंचुरी हो जाएगी। 97 आफ्टर एन अनहैप्पी लव अफेयर एमिली डिकिंसन लिव्ड लाइक अ पर्सन अपार्ट फ्रॉम सोसाइटी, शट अवे इन हर फैमिली होम इन एमर्स्ट मैसाचुसेट्स। तो अगर कोई बंदा ऐसा है कि अ पर्सन अपार्ट फ्रॉम इस सोसाइटी, एक ऐसा शख्स जो सोसाइटी से दूर रहता है, अनसोशल है, अनसोशलेबल है, उसको क्या कहते हैं इनमें से? सी हो जाएगा। और रिक्लूस एक ऐसा बंदा है जो अकेले रहना चाहता है, द वन हु स्टेज अवे फ्रॉम सोसाइटी, दैट इज कॉल्ड अ रिक्लूस। हीरोइन तो एक तो फीमेल एक्ट्रेस हो गई, बेगर तो भिखारी हो गया, और इनवैलिड मतलब तो ये तो उसमें कुछ जज भी नहीं कर रहा, इनवैलिड मतलब जो वैलिड ना हो। तो रिक्लूस कौन सा इंसान होता है जो अलग थलग रहता है, अकेलेपन जिसको पसंद, दैट इज रिक्लूस। अ पर्सन अपार्ट फ्रॉम सोसाइटी, ठीक है, जिसके सिनोनियम हो गई। Legislators are considering whether the drug laws for possession of marijuana are too severe. ये severe क्या मतलब होता है? शदीद, शदीद मतलब हार्श, शदीद,
सीवियर, हार्श भी कह सकते हैं, एक्सट्रीम भी कह सकते हैं, एक ही बात है। तो जो लेजिस्लेटर्स हैं, कानून साज हैं, वो कंसिडर करें जो ड्रग लॉज है मैरिजुआना रखने की, दैट्स marijuana, जे साइलेंट होता है, एक टाइप का ड्रग होता है, अमेरिकन बहुत यूज़ करते हैं मैरिजुआना, वो आ रहा होता है, वीट्स भी कहा जाता है कि यार ही इज़ ऑन हाई वीट्स या ही इज़ टेकिंग मैरिजुआना, वो एक तरह के वो पत्ते जैसा होता है, उसको जलाते हैं, उसको वो पत्ते जो जैसा कुछ होता है, वो अमेरिकन यूज़ करते हैं ड्रग्स। वहाँ तो स्कूल में और हर जगह पर बड़ा मशहूर है, और टीवी में दिखाते नहीं है मूवीज़ में कि स्कूल में ड्रग्स चल रहे तो वो मैरिजुआना वहाँ पर चल रहा होता है। तो वहाँ बहुत सबसे बड़ा मसला वहाँ अमेरिका का यही ड्रग्स है, मेल फीमेल सब इससे मुब्तला है, बहुत बड़ा मसला है वो। अब गवर्नमेंट ने सबको आज़ादी दी भी है, फ्रीडम है, वो था 18 साल के फ्रीडम है क्या, ये बड़ा मसला है। गवर्नमेंट देखे ऐसा तो हमारे बच्चे मर ही जाएंगे सारे, मतलब बेजा आज़ादी पे अच्छी चीज़ नहीं है बिला वजह की, ये सब मसाइल शुरू हो जाते हैं कि और बहुत सख्त ड्रग लॉज उन्होंने बनाए होते हैं, मतलब फ़ौरन से पकड़ेंगे, ड्रग हल्का सा भी निकला डायरेक्ट जेल में डालेंगे, ये होता है अमेरिकन के अंदर। अब मतलब लॉस मतलब बहुत स्ट्रिक्ट किए गए, हार्श मतलब सीवियर कर दिए गए। The revolutionary forces had to muster up enough courage to oppose the British army. Muster up किसे कहते हैं? Yes, no, degather, muster होना, जमा होना। muster call एक चीज़ होती है, अगर आप ऐसे कोई अगर कमीशन में गया आगे जाकर आर्मी नेवी एयरफोर्स में, तो वहाँ डेली बेसिस पर होती है मस्टर कॉल। मस्टर कॉल में क्या होता है, एक सायरन बजती है और जितने भी लोग होते हैं ना सब जाके फील्ड में खड़े हो जाते हैं, वो सब पूरी गिनती होती है सबकी, दैट इज़ कॉल्ड अ मस्टर कॉल। ISSB के अंदर भी मस्टर कॉल होती है। तो मस्टर मतलब क्या होता है, जमा करना उसको हम कहते हैं, तमाम सोल्जर्स को जगह जमा कर देते हैं, तो मस्टर अप करना मतलब गैदर करना, इनफ करेज टू अपोज द ब्रिटिश आर्मी। ये अमेरिकन सिविल वॉर में था, रेवोल्यूशनरी फोर्सेस थी और दूसरी तरफ ब्रिटिश आर्मी थी, तो वो जमा करना था उनको करेज, ताकि वो हम लड़ सकें। तो बाद में जीते भी थे रेवोल्यूशनरी फोर्सेस, USA की क्रिएशन हुई थी बाद में, आखिरी 99 100 हो ही नहीं पाया, चलो कोई बात नहीं, एक छोड़ देते हैं, विराट कोहली बन जाता है अभी 99 पे। ठीक है, मैं समझ में आ गया सबको।